कर दो। तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और वेरी गुड आफ्टरनून सबको। लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक देख लिया था? ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको। देखिए सेक्शन 40A सब क्लोज 1, सेक्शन 40A सब क्लोज 1A। अगर आपने एक नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया में पेमेंट किया है तो इस पेमेंट पर आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है? टीडीएस डिडक्ट करना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और साथ में इसको डिपॉजिट करवाना है अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तभी ये खर्चा आपको 100% अलाउ हो जाएगा। आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट तो लिया था पर डिपॉजिट नहीं करवाया तो ये 100% क्या हो गया आपका? डिस अलाउड हो जाएगा। ये होता है बच्चों, किसी रेजिडेंट को आप पेमेंट करते हैं, अगर ये सब कुछ कर दिया आपने तो अलाउ हो जाएगा, नहीं तो कितना अलाउ करेंगे हम? 70% अलाउ करेंगे और 30% क्या हो जाएगा आपका? डिस अलाउड। जिस साल में इसको पेमेंट आप करोगे उस साल में क्या होगा? रिमेनिंग अमाउंट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। देखिए बच्चों, अब ये है पेयर और ये है पे। पेयर मतलब जो पेमेंट करता है उसे पेयर बोलते हैं। पे मतलब जिसके पास पेमेंट आता है वो कौन होता है? पे होता है। ठीक है, तो जो पेमेंट करने वाला है वो है पेयर, जिसको मिलने वाला है पे। तो पेयर क्या करेगा? पे का टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटना है, फिर टीडीएस को डिपॉजिट भी करवाना है। ठीक है, तो फिर पेयर को क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। ये तो पढ़ रहे हैं अपन। जैसे मान लो एक पेयर ने पे को पेमेंट किया है 10 लाख रुपए का, और पेयर ने टीडीएस काटना भूल गया, या टीडीएस तो काट लिया था पर डिपॉजिट करवाना भूल गया। तो अब सेक्शन 40A 1 या 1A अप्लाई हो जाएगा। तो डिपेंड करता है पेई कौन है। अगर पेई एक नॉन रेजिडेंट है तो ये सेक्शन लग जाएगा, अगर पेई आपका रेजिडेंट है तो ये सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर 100% डिसअलाउड होगा और यहाँ पर कितना होगा? 30% डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेयर को बोला जाएगा कि ये जो खर्चा तूने अपने पेनल अकाउंट में डेबिट कर रखा है 10 लाख रुपए का, ये तुम्हें अलाउ नहीं होगा अगर तूने क्या नहीं किया है? टीडीएस नहीं काटा। तो गवर्नमेंट इस पर प्रोविजन लगा देगी, ये खर्चा इसका अलाउ नहीं होगा। सबसे पहली बात उठती है, सर ये सेक्शन क्यों बना हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट को अपने टैक्स का लॉस नज़र आ रहा है कि अगर आप इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट कर दोगे या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दोगे, कल को अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा, गवर्नमेंट का तो टैक्स का नुकसान हो गया ना। सोचिए, मैंने आपको पेमेंट कर दिया, आपकी इनकम आप लेके चले गए, मैंने खर्चा बुक कर लिया, गवर्नमेंट ने मुझे अलाउ कर दिया और आपने टैक्स भी पे नहीं किया, तो नुकसान हो गया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है पेयर को? भाई तू टीडीएस काट लेना, उसका टैक्स पहले ही काट के रख लेना। तो नहीं काटेगा फिर क्या करेंगे? तेरा खर्चा अलाउ नहीं करेंगे हम। अब हुआ क्या बच्चों, ये सब हो गया, 10 लाख का पेमेंट दे दिया गया है पर टीडीएस नहीं काटा या डिपॉजिट नहीं करवाया, तो खर्चा क्या कर दिया? डिसअलाउड कर दिया। पर ये प्रोविजन आगे ये बोलता है कि अगर आपके पेई ने, जो पेई आपको नजर आ रहा है बच्चों, अगर ये पेई दो काम कर दे,
वैसे तो 3 काम करने बोलते हैं इसको। पहला काम, ये जो पेमेंट है इस पेमेंट को वो अपनी इनकम में शो कर दे, इस पेमेंट को अपनी इनकम दिखा दे, और इस इनकम पर वो क्या कर दे, टैक्स पेड कर दे, और साथ में अपने आरओआई भी फाइल कर दे, रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल कर दे। भाई आपको डर तो इसी बात का था ना कि ये टैक्स नहीं पे करेगा, तभी तो ये प्रोविजन बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो आपसे तो गलती हो गई है, आपने टीडीएस नहीं काटा, साल निकल गया, आप टीडीएस काटोगे भी तो अगले साल खर्चा लाओ होगा, आपका तो टैक्स देना पड़ेगा ना आपको बड़ी हुई अमाउंट पर। तो गवर्नमेंट इसको बोल रही है अब तेरे पेई को बोल दे कि वो अपनी इनकम में दिखा दे इस अमाउंट को, दूसरा उस पर टैक्स पे कर दे, और तीसरा अपनी आरओआई भी टाइम पर फाइल कर दे। अगर ये तीनों काम किसने कर दिए तो ये माना जाएगा कि पेयर ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, मतलब अब ये एक्सपेंडिचर क्या कर देंगे, आपको अलाउ कर देंगे। आई क्या बात समझ में? नॉर्मल प्रोविजन अभी भी यही है बच्चों, टीडीएस काटना है, काट के डिपॉजिट करवाना है, तभी खर्चा क्या होगा, आपको अलाउ होगा। पर किसी वजह से आप ये नहीं कर पाते हैं तो खर्चा आपका क्या करेंगे, हम डिसअलाउड कर देंगे। यदि पेई ने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, अपनी इनकम में दिखा दिया है, आरओआई फाइल कर दी है, टैक्स पेड कर दिया, तो ये माना जाएगा कि पेयर ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं और ये खर्चा उनको क्या कर देंगे, हम अलाउ कर देंगे। बोलिए। जहां से लेकर जहां जहां तक का प्रोविजन पढ़िए। इफ पेई फाइल आरओआई and disclose this income under ROI and pay tax on such income, the payer will not treated as assessment default applicable for under section 40A1 और 40A1A। अगर पेई ने 3 काम कर दिए, कौन कौन से, इनकम दिखा दी है, टैक्स पे कर दिया है, और अपने आरओआई क्या कर दी है, फाइल कर दी है, तो हम पेयर को क्या नहीं मानेंगे, असेसेंट डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, मतलब उसने कोई गलती नहीं, ये माना जाएगा दैट इज एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो इसमें ये 2 सेकंड अभी नहीं देखने, ये देखना आपको, काटना नहीं है भाई, अभी नहीं देखना, ये देखना है पहले। ये सेक्शन क्या बोलता है, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस 100% क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। मैंने जब आपको कल ये प्रोविज़न पढ़ाया था तो यहाँ पर मैंने ऊपर इसके लिखवाया था बच्चों कि क्या लिखना है आपको, अदर देन। इसका मतलब अगर आपने इंडिया के बाहर सैलरी को छोड़कर कोई भी पेमेंट करोगे आप, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। यदि सैलरी का पेमेंट आपने इंडिया के बाहर किया है या किसी नॉन रेजिडेंट को किया है तो सेक्शन 48(3) अप्लाई होगा। तो ये क्या बोलता है, अगर आपने इंडिया के बाहर सैलरी पे की और इस पर आपने टीडीएस नहीं काटा तो उस केस में क्या होगा बच्चों, 100% क्या हो जाएगा, ये डिस अलाउड हो जाएगा। तो सैलरी पे किया विदाउट टीडीएस आउटसाइड इंडिया टू एनी और इन इंडिया टू रेजिडेंट, 100% क्या हो जाएगा, ये डिस अलाउड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन इतना सा ही है बच्चों, इसके मायने क्या होंगे, अगर आप लेट जमा भी करवा दोगे तो भी अलाउ नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रही है एक नॉन रेजिडेंट को इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को आपने सैलरी दे दी है, टीडीएस काट लेना, टीडीएस नहीं कटा है सेक्शन 192 के अंदर तो क्या करेंगे, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। बाद में कितनी भी गलती सुधारते रहे ना आप, इस तरह हम बाद में काट लेते हैं, बाद में जमा करवा देंगे, आप बाद में अलाउ कर देना, नहीं भाई कोई बाद में नहीं होगा यहाँ पर। बाकी सभी प्रोविजंस में आपको बाद में अलाउ कर देंगे हम, पर सैलरी के लिए गवर्नमेंट यहाँ पूरा फोकस करके बैठी है कि सैलरी का पेमेंट अगर आपने बाहर कर दिया विदाउट टीडीएस तो हम क्या नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ दो ऊपर वाले 2 पर वापिस।
एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स और सेस लेविड ऑन प्रॉफिट। बताओ बेटा प्रॉफिट पर कौन सा टैक्स लगता है भाई? इनकम टैक्स तो लगता है। तो इनकम टैक्स एक पर्सनल नेचर का खर्चा होता है बच्चों, इसलिए इनकम टैक्स कभी भी अलाउ नहीं होगा। इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल नेचर का होता है, वो कभी भी अलाउ नहीं होगा किसी भी पर्सन को। क्योंकि इनकम टैक्स, सोचिए बच्चों, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने इनकम कमाई 100 करोड़ की, ठीक है, उसकी इनकम है, नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ का। तो XYZ लिमिटेड को टैक्स कितना पे करना है? मान लो 30 करोड़ का टैक्स पे करना है। XYZ ने टैक्स पे नहीं किया तो क्या होगा? XYZ को जेल हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। इसके जो मालिक है उनको पेनलाइज किया जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया, इनकम जो होती है, इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल नेचर है। इनकम टैक्स किसको पे करना है? मालिक को पे करना है। ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं होता भाई। देखिए इनकम टैक्स इनकम कैलकुलेट करने के बाद लगता है, जब तक आपकी इनकम नहीं कैलकुलेट होती। इसीलिए क्या किया जाएगा बच्चों, इस खर्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक ना। इनकम टैक्स क्या आपका पर्सनल नेचर का है, इसलिए कभी भी अलाउ नहीं होगा। ऊपर स्पेस पड़ा है थोड़ा सा आपके पास नोट्स के ऊपर, देखो यहाँ पर। इनकम टैक्स एडवांस टैक्स प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इंटरेस्ट पेड interest paid for loan taken for income tax। जीप सा बन गया पर लिख दो यार, 6 नंबर पे लिखो। प्रपोज्ड डिविडेंड 7 नंबर लिखो। रिजर्व एंड सरप्लस और लिस्ट में आगे भी अगले पेज पे भी लिखवाऊंगा मैं। ये सारे खर्चे क्या होते हैं? ऑल सच एक्सपेंडिचर disallowed अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सारे के सारे खर्चे डिसअलाउड है। जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स लेकर, अगर आपके पास थोड़ा स्पेस है इसके अंदर तो आप लिख देना अंडर सेक्शन 234 ए बी सी, 234 ABC। हो गया? ABC 234 ए बी, करेंगे बात इसकी जब वक्त आएगा तब। ये इंटरेस्ट होता है इनकम टैक्स का, जब वक्त आएगा तब इसकी भी बात करेंगे। ये जितने भी खर्चे हैं बच्चों, आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, कोई प्रोविजन बनाया इनकम टैक्स का, या कोई इंटरेस्ट पे किया इनकम टैक्स का, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट पेड हुआ है, आपने लोन लिया है इनकम टैक्स को पेमेंट के लिए, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारे खर्चे क्या आपके डिसअलाउड होते हैं। ये कभी भी आपको पेनल अकाउंट में अलाउ नहीं किए जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस बेटा
अगर आपने रिजर्व को ट्रांसफ़र किया है, रिजर्व का प्रोविज़न बनाया है या रिजर्व को डिमोलिश किया है आपने, तो पिंडल अकाउंट में आप लेके आ रहे हो, पिंडल अकाउंट में अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस दिखे आपको तो वो डिसअलाउड कर देना, क्योंकि ये खर्चा थोड़ी है बिजनेस का, ये तो इनकम है जो आप लेके आ रहे हो पिंडल अकाउंट में। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों, लिखना साइड में इग्नोर। पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट इस टॉपिक को डिलीट नहीं मार रहा, ढंगी ढंगी चीज़ डिलीट मारी जा रहा है, इसको पता नहीं क्यों नहीं डिलीट मार रहा किताब से। है क्या, एक स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को कोई रॉयल्टी का पेमेंट किया है तो ये एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने अगर पंजाब गवर्नमेंट को कोई रॉयल्टी का पेमेंट किया है, क्योंकि बहुत सारा पानी बेटा पंजाब से राजस्थान की तरफ आता है, हमें क्या करना पड़ता है, राजस्थान गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट को रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ता है। बहुत सारी बिजली राजस्थान से पंजाब की तरफ जाती है, वो लोग क्या करते हैं, हमें रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं। ये रॉयल्टी का जो एक्सपेंडिचर होगा ये अलाउ नहीं माना जाएगा। इग्नोर क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि बेटा ये कहीं लिंक ही नहीं बनेगा, ये लिंक बनेगा नहीं जब तक कोई गवर्नमेंट आपस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगी, वो ऐसा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हटा देना चाहिए इंस्टीट्यूट को। ये सेक्शन नहीं है, सेक्शन तो अभी भी है, ये अलाइव है बेटा सेक्शन, पर ये हमारे सिलेबस के काम का नहीं है, फिर भी हमारी बुक में लिखा हुआ है क्या इतना सही है कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग को कोई रॉयल्टी का पेमेंट दिया है, किसी भी वजह से रॉयल्टी का पेमेंट दिया है, वो क्या नहीं होगा, आपको इस पहली स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ नहीं होगा। जैसे एक स्टेट अंडरटेकिंग है राजस्थान की, दूसरे स्टेट अंडरटेकिंग है किसी की एमपी की, तो इसने इसको रॉयल्टी का पेमेंट किया है, तो ये पहले स्टेट के लिए क्या नहीं मानेंगे हम, हाँ जी। सेक्शन 40B सब बच्चे अब सामने देखेंगे। इनकम टैक्स पे करने के लिए क्यों लेगा, अगर उसकी इनकम ही नहीं है तो इतनी तो किस बात का इनकम टैक्स। अब भी सही है भाई, देखो मैं नहीं बताता हूँ, मेरा बताता हूँ। अगर मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूँ तो उसमें मैं 40,000 खर्च कर देता हूँ, बाकी 1,60,000 मैं एडजस्ट कर देता हूँ अलग अलग जगह पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब 2 लाख मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12 महीना, मैंने 24 लाख कमाया। बनाओ बेटा 24 लाख पे मेरा टैक्स कितना बनेगा, बनाओ। पाँच लाख, 5.5 लाख मान लें मोटा मोटी। अब मुझे 5.5 लाख का टैक्स पे करना है रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ में। अब इस टैक्स को पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इस इन्वेस्टमेंट को तोड़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं तोड़ता, हो सकता है वो मेरी लॉक इन पीरियड में चल रही हो, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक से एक बार लोन ले लेता हूँ, ताकि मैं क्या कर दूँ, इस 5.5 लाख को चुका दूँ। बाद में लॉक इन पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसको रीपे कर दूंगा बैंक को। आई क्या बात समझ में, आगे समझ में, बढ़े आगे। कोई बच्चे मैसेज ही कर रहे हैं, हाँ आ गई, हाँ ओके, देखो। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है, क्या दिखाओ इनको सबको, क्या मेरी वॉइस आ रही है क्या। सही बच्चे अपना अपना नाम लिख के भेजेंगे अभी। लो भाई, ठीक है। अब जिन बच्चों की नहीं आ रही है देखो सब नाम लिख के आ रहे हैं। अब नहीं, वो ये चेक करते हैं क्या पता पुराना कोई चल रहा हो, तो मैंने बोला नाम लिख के भेजो, तो नाम लिख के आया, इसका मतलब क्लास में बच्चे मुझे लाइव सुन रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका नेटवर्क ख़राब होता है, क्लास वो ज्वाइन नहीं कर पाते, और वो 1 मिनट का भी वो उनमें वो क्या बोलते हैं ना, वो पेशेंस नहीं है 1 मिनट का भी, हाथ पे उठा के फ़ोन,
ओ, सब बेकार सिस्टम है, मेरी तो क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही। अरे भाई तेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, तेरी क्लास ज्वाइन होगी भी नहीं, क्योंकि तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर ज़रा भाग के आया इधर चेक करने के लिए। चलो भाई, तो जब भी एक बार आपको लगे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है तो एक बार आप बाहर जाके, मतलब एप्लीकेशन से बाहर जाके वापस एंटर कीजिए, आप घर के बाहर नहीं जाना। अब 2 मिनट बढ़िया पानी पी के बैठो, कुछ सेक्शन समझा रहा हूँ बहुत शानदार वाला। इधर देखो, पहले मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात, चलो पानी पी लो पहले, मैं ही पानी पी लेता हूँ। फोकस रखना थोड़ा सा बच्चों है, इधर उधर की फालतू बातें दिमाग से निकालो और पूरा इधर ध्यान दो। मुझे पूरा आधे घंटे चाहिए बेटा, आपके जीवन से आधे घंटा मुझे दीजिए, आपको सेक्शन आपके दिमाग में डाल दूंगा। इधर देखो, अंडर सेक्शन 40B हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा क्या है, सेक्शन नॉर्मल बात करते हैं अपन। एक पार्टनरशिप फर्म है बच्चों, इस पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए का, ठीक है। और आपको पता है पार्टनरशिप फर्म को कितना टैक्स पे करना होता है, 30% टैक्स देना होता है। तो इसका मतलब इसका 3 लाख का क्या देना है, इसको टैक्स पे करना है, ये इनको टैक्स देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है, एक तो मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ये पार्टनर है बच्चों। ठीक है, अभी दोनों क्या करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को टैक्स ही देना पड़ेगा, मतलब फर्म टैक्स पे करेगी, मतलब पार्टनर तो देंगे टैक्स, और कौन देगा, और 3 लाख का टैक्स देना है। तो अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं एक काम करते हैं यार, 5 लाख की सैलरी मैं डाल लेता हूं और 5 लाख की सैलरी तू डाल ले, बताओ कितना हो गया। तो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स तो क्या हो गया, 0 हो गया। सर क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इनकी इनकम बन जाएगी, हाँ बना देते ना। ए की इनकम कितनी, 5 लाख, बी की इनकम कितनी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 लाख पे टैक्स क्या होता है, 0, 5 लाख पे टैक्स क्या हो गया, 0। भले भले पूरा 3 लाख बचा दिया बच्चों 1 सेकंड में। देखो मैंने, बताओ गलत क्या है, बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकती। लो एग्रीमेंट में लिख देते हैं अपन, लो लिख दे एग्रीमेंट में, सैलरी टैक्स पे करने के बाद देंगे सर हम। ओके, और बताओ, नेट प्रॉफिट से पहले आती है सर ये। आपने अपने 11th-12th में मैडम आपको पढ़ाती थी पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर क्या सैलरी देते क्या पार्टनर को, बिल्कुल बोनस कमीशन बिल्कुल देते थे भाई, हमारी मैडम तो पढ़ाती थी हमें, आप वाली का पता नहीं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे सकती, दे सकती है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो सैलरी मिल सकती है। और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखिए आप ना उतनी ही सैलरी दे सकते हो जितना आपके पास प्रॉफिट का लिमिट है। ऐसे तो कोई टैक्स पे ही नहीं करेगा कभी। सर कैसे, मान लो अगर ये 30 लाख का प्रॉफिट भी कमाती है पार्टनरशिप फर्म, तो इसका आप 30% निकालते तो कितना आता, और इस 15-15 दोनों को बांट लोगे आप तो भी टैक्स इसके मुकाबले तो कम ही आएगा, कि 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा टैक्स आपका, कि पहले 10 लाख पर 1,12,500 1,12,500 रहेगा दोनों का, और यहाँ पर क्या है 20 लाख पर पूरा 30% के हिसाब से कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है। तो देखा जाए तो कम से कम 4 लाख का गैप तो सीधे आ गया। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप क्या नहीं कर सकते, अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर सैलरी नहीं दे सकते, दे सकते हैं भाई, कोई गलत नहीं है, पर आप उतनी ही सैलरी दे सकते हैं जितनी हम परमिट करेंगे। मतलब परमिट कितनी करोगे उसके लिए एक सेक्शन 40B बना है बच्चों, और ये सेक्शन क्या कहता है, एक लिमिट बताता है।
इस लिमिट तक ही आप अपने पार्टनर्स को बोनस, कमीशन, सैलरी पे कर सकते हो। अगर आपने लिमिट तक पे किया है तो ये एक्सपेंस आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा पे किया है बच्चों, तो जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आपका डिस अलाउ होगा। आई बात यहाँ तक समझ में? नॉर्मली देखते हैं, जैसे मान लो 40B कहता है कि आप अपने पार्टनर्स को मैक्सिमम सैलरी दे सकते हो 6 लाख। आपने कितनी दे दी है? 10 लाख दे दी। आपका नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फर्म अब तो जीरो आ रहा था ना, कि 5-5 लाख दे दिया आपने, तो नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसमें से अब क्या बताओ कितना डिसअलाउड है? 10 लाख आपने दे दिया, 6 लाख देना था, इसका मतलब क्या हो गया? 4 लाख डिसअलाउड है, तो 4 लाख वापिस जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा? ये 4 लाख आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। है क्या बात समझ में? मतलब सर आप किससे ज़्यादा नहीं दे सकते, जो लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। साथ साथ में सेक्शन 40B ये भी बोलता है कि सर आपने जब भी बोला कि सर ये एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, तभी ये सैलरी मिलेगी, वर्किंग पार्टनर को ही मिलेगी, और जितना लिमिट है वहां तक ही मिलेगी। लिमिट से ज्यादा दोगे तो अलाउ नहीं करेंगे, लिमिट से कम दोगे तो ठीक है, कम दे दो। जैसे मान लो यहां पर अगर मान लो लिमिट होती कितनी, 16 लाख की, आपने दी कितनी, 10 लाख, तो क्या करते? 10 लाख अलाउ कर देते। लिमिट से ज्यादा अलाउ नहीं होगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डीड में लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर। और पॉइंट नंबर 3, वर्किंग पार्टनर को क्या मिलेगी? ये सैलरी मिलेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सेक्शन 40B की लिमिट होती क्या है? तो इन्होंने बोला कि बहुत आसान है भाई लिमिट। ये डिपेंड करती है कि पार्टनरशिप प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट कितना है, पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमाया है, 0 से लेकर 3 लाख तक का प्रॉफिट, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों? 1,50,000 और 90% ऑफ नेट प्रॉफिट। इन दोनों में जो भी हायर होगा वो लिमिट। सर हायर तो में से नीचे वाला होगा? नहीं, जरूरी थोड़ी है। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने सिर्फ 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो बताओ क्या करोगे आप? 1 लाख 1.5 जारी तो फिक्स है बच्चों, 1.5 लाख रुपए, और 50,000 का 90% कितना हो गया? 45,000। बताओ दोनों में हायर कितना हो गया? 1,50,000। आइए बात समझ में? अरे बोलिए ना। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में भी चल रही है तो भी 1.5 लाख तक की सैलरी वो डेबिट कर सकती है पिन अकाउंट के अंदर। अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में भी चल रही है तो 1.5 लाख तक की सैलरी क्या हो सकती है? पिन अकाउंट में डेबिट हो सकती है। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने 2.5 लाख रुपए कमाए, अब बताओ क्या होगा? 1,50 तो सेम है बच्चों, और 2.5 लाख का 90% कितना हो गया? अरे बताओ जल्दी से। 2,25,000। हायर कौन सा हो गया? 2,25। तो 2,25 तक आप क्या कर सकते हो? अपने पार्टनर्स को आप क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अब जो बैलेंस बच गया है 0 से लेकर 3 लाख तक, तो कितना है? 90%। अब जो बैलेंस बच गया बच्चों, जितना ही बैलेंस है उस बैलेंस का 60%, इन सब का टोटल क्या होगा? अंडर सेक्शन 40B की लिमिट हो जाएगी। आई क्या बात समझ में? बट इनकम टैक्स कहता है कि सर ये नेट प्रॉफिट का नहीं होगा, ये बुक प्रॉफिट का होगा। अभी बुक प्रॉफिट क्या है, अभी बात करेंगे बुक प्रॉफिट की भी, पर उससे पहले मुझे कैलकुलेशन करके दिखाओ कि मान लो आपका बुक प्रॉफिट, उठाओ अपना कागज कलम और मुझे बताओ बच्चों। नंबर बुक प्रॉफिट है आपका 6 लाख रुपए, नंबर 2 16 लाख रुपए, नंबर 3 3 लाख रुपीज, और नंबर 4 1,60,000 रुपए। बताओ 40B की लिमिट कितनी कितनी आएगी इन सब के अंदर? पहला तो सर आप करवा दो, लो भाई 6 लाख है, 6 लाख का पहले 3 लाख का 90% देखेंगे हम, कितना आएगा? 270। बैलेंस कितना बच गया है? 3 लाख का 60% कितना हो गया? 1,80,000। 270 प्लस 180 कितना हो गया? 4,50,000। तो 6 लाख तक आप 4,50,000 क्या कर सकते हो? 40B की लिमिट देख सकते हो। तो बताओ 16 लाख में कितना आएगा फिर? 16 लाख में कितना आएगा? अच्छा 1,60,000 है, कितना आएगा ये? 1,50,000 होगा ना, क्योंकि मिनिमम 1,50 देना ही पड़ेगा आपको। थर्ड वाले में 30,000 नहीं है, 3 लाख है भाई। 2 लाख और 16 लाख में कितना आएगा? 10 लाख
आगे सबको समझ में? तो लिमिट कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया। अब कहते हैं सर ये बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है? सर ये बुक प्रॉफिट क्या होता है, ये क्या है? तो देखिए बच्चों, बुक प्रॉफिट का एक तरीका बता रखा है कैसे निकलता है बुक प्रॉफिट। इनकम टैक्स कहता है कि नॉर्मली जैसा आप प्रॉफिट निकालते हैं ना, वैसे निकाल लीजिए। जितना रेमुनरेशन आपने पे किया अपने पार्टनर्स को, ये वापस उस प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। इसे हम बुक प्रॉफिट बोल देंगे। आई बात समझ में? फिर सुनिए, जैसे नॉर्मली आप इनकम टैक्स के अंदर जो भी इनकम निकालते हैं, सभी खर्चे डिसअलाउड करने के बाद में, अलाउड करने के बाद में, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो ले लो आप। उसमें जितना पिनल अकाउंट में आपने डेबिट कर रखा है क्या, पार्टनर्स रेमुनरेशंस, वो वापस ऐड बैक कर देना, तो ये क्या बन जाएगा? बुक प्रॉफिट। और इसी बुक प्रॉफिट का आपको ये परसेंटेज निकाल कर कंपेयर करना है। देखो, जैसे मान लो ये मेरा पिनल अकाउंट है, ठीक है। इस पिनल अकाउंट में मैंने एक्सपेंस लिखे हुए हैं बच्चों, कितने के? 10 लाख रुपए के। इस पिनल अकाउंट में मैंने सैलरी पे की अपने पार्टनर्स को मैंने सैलरी पे की है, कितने की सर? 10 लाख की। और इसके अंदर मेरा जो इनकम है बच्चों, इनकम है 22 लाख रुपए का। तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट कितना भाई आपका? 2 लाख का है। इसमें जोड़ दीजिए वापिस है रेमुनरेशन कितना बच्चों? 10 लाख। तो कितना हो गया ये? 12 लाख। ये बन गया आपका बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट का बताओ बच्चों, 40B का लिमिट कितना आएगा? 9 लाख का 60% प्लस 270, 8 लाख। आप 8,10,000 तक क्या कर सकते थे? सैलरी डाल सकते थे, और आपने कितना डाल दिया है? बताओ एक्सेस कितना हुआ? 1,90,000। 1,90,000 वापस किस में जोड़ देंगे हम? तो 3,90,000 क्या हो जाएगा इसका? नेट प्रॉफिट सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो करने का तरीका क्या है सर? बुक प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया, कितना? 12 लाख। इसमें से लेस क्या कर दोगे आप? 40B की लिमिट जो कितनी है? 8,10,000 की। तो ये कितना बचेगा? 390 ही तो बचेगा। पहले जोड़ दो, सही वाला घटा दो, सारा सारा जोड़ दो, सही सही वाला घटा दो। आई बात समझ में? अब देखिए सेक्शन 40 सामने देखते रहो बच्चों। सेक्शन 40B जो आपका है ना, वो दो बातों की बात करता है, मतलब 2 पॉइंट पे बात कर रहा है। एक तो बात करता है रेमुनरेशन पर, एक बात करता है इंटरेस्ट पर। पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट भी तो देते हैं कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली बात की, रेमुनरेशन में 3 चीज आती है बच्चों। एक सैलरी आती है, एक बोनस आता है, और एक कमीशन आता है। ये होता है आपका क्या? रेमुनरेशन। और चौथी चीज क्या देते हो आप? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब रेमुनरेशन जो होगा उसके लिए 3 कंडीशन है बच्चों, 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? वो डीड में लिखा होना चाहिए, तभी मिलेगा। दूसरी चाहे अथोराइज बाय डीड हो गया, ये किसको मिलेगा? ओनली ऑन वर्किंग पार्टनर। और ये 40B की लिमिट में मिलेगा, और लिमिट में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी 3 बातें लिखी कि साहब ये भी क्या होना चाहिए? डीड में लिखा होना चाहिए। याद करो पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पे ये बात सब लिखी हुई है। दूसरी बात यहां पर लिखी हुई है कि सर ये वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, सब पार्टनर्स को मिल सकता है कि अपने इन्वेस्ट किया भाई। और तीसरी बात है कि मैक्सिमम कितना मिलेगा? 12%। आपकी डीड में चाहे 20% आप क्यों ना लिख दो, पर मैक्सिमम कितना अलाउ करेंगे हम? 12 से ऊपर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर डीड में लिखा हुआ 10% तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। डीड में लिखा है 15% तो कितना मिलेगा? 12। 12 से ऊपर नहीं जा सकता। एक्सेस ऑफ 12% क्या हो जाएगा? डिस अलाउड हो जाएगा। सही।
जल्दी पढ़ो जल्दी। पार्टनर रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, दैट इज रेमुनरेशन। कंडीशन क्या है बच्चों? ओनली पे टू वर्किंग पार्टनर ऑथराइज बाय डीड। और ये विद इन लिमिट होगा 40B की लिमिट। 40B की लिमिट क्या बोलते हैं? जितना आपने एक्चुअल में पे किया है और मैक्सिमम लिमिट। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है बच्चों? पहले 3 लाख पर 150 और 90%, बाद में कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली क्या? ऑथराइज बाय डीड होना चाहिए। मैक्सिमम 12%। ये पे किसको हो सकता है? वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर दोनों को हो सकता है। बताइए ना। इलस्ट्रेशन जो पहला मैंने एग्जांपल बना रखा है वो करके दिखाओ जल्दी से। क्या करके दिखाओ? आसान सा ही तो है। 2 लाख होगा तो कितना अलाउ करेंगे? 9 लाख होगा तो कितना होगा? और लॉस के केस में कितना आएगा? 1,50,000। कम से कम 1,50 तो आना ही आना है ना। ये जो बुक प्रॉफिट है बच्चों, ये बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये सब नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ओल्ड ट्रांजेक्शन नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। और रेमुनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर जो डेबिट हो गया है, तो क्या कर दो? इसमें वापस ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका? बुक प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन। हमारी बुक में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बना के मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ताकि आपको ये पूरा एडजस्टमेंट समझ में आए। सब बच्चे सामने देखेंगे, आंसर बाद में कॉपी करते रहना, आप देखते रहना, मतलब सारा आंसर कॉपी साथ ही है। पार्टनरशिप फर्म, एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो फाइल थी ना वो गलत अपलोड हो गई यार, मुझे इसके आंसर डिलीट करके अपलोड करनी थी। और वो जल्दबाजी में क्या है कि मैं भूल गया था उस समय अपलोड करनी, तो मैंने ये पूरी अपलोड ही कर दी। विद आंसर अपलोड हो गया ये। क्लास में जब लिखवाया तो आंसर के साथ ही लिखवाऊंगा ना क्लास में। फिर मैं बाद में क्या करता हूँ, इसके आंसर डिलीट कर देता हूँ और वो अपलोड कर देता हूँ। बाकी सब बच्चे जैसे सैलरी में हमने किया था, सर हम खुद लिखते हैं आंसर उसके, तो उसमें क्या हो जल्दी के अंदर वो चला गया, तो अपने आपने प्रिंट आउट निकाले तो आंसर भी आपके पास ही है। कोई बात नहीं है, कैपिटल गेन जो आएगा उसमें आंसर नहीं दूंगा, हम खुद लिखेंगे क्लास के अंदर आंसर्स को, ठीक है। इधर देखो सामने पार्टनरशिप फर्म है, पेनल अकाउंट आपके सामने, सामने देखिए। अदर एक्सपेंस दे रखे हैं 3 लाख रुपए के। आपने इंटरेस्ट पे किया पार्टनर्स को 20% के हिसाब से। अलाउ कितना होता है? ये इंटरेस्ट पे कर दिया, 1.5 लाख का इंटरेस्ट। रेमुनरेशन पे कर दिया, मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह, तो ये हो गया 13 लाख रुपए का। इनकम आपके हैं 15 लाख, और आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख का तो लॉस है भाई, हमें टैक्स तो हम देंगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम लॉस में चल रहे हैं। अदर एक्सपेंस में इनकम टैक्स पे किया है बच्चों, मतलब ये जो अदर एक्सपेंस है ना 3 लाख रुपए, इस 3 लाख के अंदर आपने इनकम टैक्स कितना पे किया? 1 लाख। बताओ इनकम टैक्स अलाउबल एक्सपेंडिचर होता है क्या? होता है नहीं होता? क्यों नहीं होता? पर्सनल नेचर का है। डोनेशन दे किसी ट्रस्ट को आपने अलाउ नहीं होगा। और इंटरेस्ट पे टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस अलाउ नहीं होगा। मिस्टर सी जो एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब इनमें एक नॉन वर्किंग पार्टनर सी है बच्चों, ये सी नॉन वर्किंग पार्टनर है। नेट प्रॉफिट आपका पार्टनरशिप कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का। बस अगले पेज पे नहीं जाएंगे आप, इसको हम यहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, आपका नेट प्रॉफिट कितना है एज पर पेंडल अकाउंट? 2,50,000 का लॉस। बिल्कुल फोकस से देखना कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले एक्सपेंस जो डिस अलाउड हुए हैं। डिस अलाउड का मतलब क्या हो गया? एक तो साहब ये इनकम टैक्स आपका गलत था, आपने देखो डेबिट कर रखा है ना यहाँ पर, मतलब नेट प्रॉफिट को कम कर रखा है पर नहीं होना चाहिए, तो ये डिस अलाउड हो गया आपका। तो एक तो है इनकम टैक्स, तो कितना है बच्चों? 1 लाख। एक है डोनेशन, तो कितना है? 50,000। और एक है टीडीएस, इंटरेस्ट पे किया विदाउट टीडीएस, कितना? 10,000 का। कितना हो गया भाई ये? फिर चेक करेंगे, बताओ आपने इंटरेस्ट कितना पे किया अपने पार्टनर को?
पे कितना करना चाहिए था, कितना ज़्यादा कर दिया भाई। ये जो 1.5 लाख है ना, 1,50,000, ये 20% के हिसाब से दिया है, तो 8% अलाउ नहीं करेंगे। कितना हो गया ये, 60,000। बताओ कितना बच गया, 30,000 बच गया। अभी भी लॉस ही है ना बच्चों। सही मायने में एडजस्टमेंट करने के बाद में लॉस कितना आ रहा है, 30,000। और हमने क्या पढ़ा था, अब जितना रेमुनरेशन वापस ऐड कर देंगे हम। बताओ कितना रेमुनरेशन है, 13 लाख ऐड कर दीजिए, कितना बच गया अब। नहीं बेटा, 2 लाख 12,70,000, 12,70,000। ठीक है। अब ये जो 12,70,000 है, ये क्या बन गया आपका, बुक प्रॉफिट बन गया। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बुक प्रॉफिट तो 12,70 आपका आ ही चुका है। तो आप सही रेमुनरेशन 40B के हिसाब से कितना आएगा, देखते कौन बताता है। 8,52,000। कोई दूसरा आंसर है किसी के पास क्या। इनके पास दूसरा आंसर है, देखते हैं क्या निकालते हैं। 6,72,000 दूसरा आंसर मेरे पास आया है। अरे सी तो आपका नॉन वर्किंग है। इससे हमें ये समझ में आया कि सर जो रेमुनरेशन आपने पूरा पिन अकाउंट में डेबिट किया ना, ये ऐड तो पूरा होता है, देखो पूरा ऐड किया हमने, पर अलाउ किसको होगा, जो सिर्फ वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर तो दो ही है ना आपके। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, इसका मतलब क्या करोगे कि ये जो 12,70,000 है, 12,70,000 का जो आपने निकाला है रेमुनरेशन, वो कितना आएगा आपका, 8,72,000 है। 8,72 तो निकाला आपने, और एक्चुअल में कितना दिया आपने इनको, इन सिर्फ दो का आएगा, जो कितना है बच्चों, 10 लाख है। बताओ दोनों में लोअर कौन सा हो गया, 8,52,000। आई बात समझ में क्या। 10 लाख का नहीं निकाल देना आप कहीं, समझ में क्या क्या, फिर बता रहा हूं आपको मैं। मुझे बताइए टोटल आपका बुक प्रॉफिट कितना आया। बुक प्रॉफिट पर आपका 40B की लिमिट कितनी आ रही है, 8,52,000। और अब एक्चुअल में आपने किस किस को दिया है बच्चों, तीनों को दिया है, पर तीसरे को देखोगे नहीं। तो क्योंकि ये एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे ना, तो एक्चुअल में कितना दे दिया आपने, और है कितना 40B की। इन दोनों में लोअर कौन सा हो गया, अलाउ कितना करोगे आप, 8,52,000। बताओ भाई आपका सही प्रॉफिट कितना आ गया, 12,70,000 में लेस कर दो 8,52,000, 4 लाख। सबसे पहले आपका लॉस लिखा हुआ ऊपर, तो कितना है, 250 है। 250 का लॉस है बच्चों आपको। इनकम टैक्स पेड अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं ऐड कर दोगे आप, डोनेशन ऐड कर दोगे आप, इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर एक्सेस ऑफ 12%, कितना आया ये, 60,000। इसको भी ऐड कर दिया, 2,20,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आया आपका, 30,000 का लॉस आ गया। रेमुनरेशन पे टू पार्टनर्स, कितना रेमुनरेशन पे किया आपने, 13 लाख। ये पूरा ऐड करना पड़ेगा बच्चों, पेन अकाउंट में देख लो 13 ही लाख आपने डाल रखा है। तो ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट पर क्या बनाओगे बच्चों आप, 40B की लिमिट बनाओगे। 40B की लिमिट कितनी होती है बुक प्रॉफिट पे, ये देखो ये बनाई आपने 8,52,000। और आपका बताओ वर्किंग पार्टनर दो ही तो है, ए और बी, दो पार्टनर वर्किंग पार्टनर आपके। पहले को कितना दिया आपने सैलरी पेन अकाउंट में देखो, दूसरे को कितना दिया है, 4 लाख। तो एक्चुअल रेमुनरेशन कितना आपका, 10 लाख। इन दोनों में लोअर कौन सा हुआ, लोअर तो माइनस करोगे। बताइए बच्चों नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका, आई बस समझ में। ओपन करेंगे मॉड्यूल अपना,
करो क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 36 हम देखने जा रहे हैं, सॉरी 13 नंबर है। पेज नंबर बताना पड़ेगा पहले आपको ना। 255 पेज पे आएंगे आप, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो, नहीं तो आप सामने मुंह फाड़िए, मतलब सामने देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है आपका, मैं रीड करता हूं। राव एंड जैन एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, एक राव होगा एक जैन होगा। रिपोर्ट करें अपना नेट प्रॉफिट कितना, 7 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। सैलरी है 20,000 ईच द पर मंथ पेबल टू द टू वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म ऑथोराइज बाय डीड। बच्चों ये वर्किंग पार्टनर भी है, ऑथोराइज बाय डीड भी है, रेम्यूनरेशन में सब आ गया। डेप्रिसिएशन है प्लांट मशीनरी का सेक्शन 32 का कितना, 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका 15% पर एनम एज पर द डीड पार्टनरशिप डीड, एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट कितना है 5 लाख। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दे रखा, कैपिटल दे रखी है, रेट दिया हुआ, इंटरेस्ट है वो खुद निकालना है। बुक प्रॉफिट बताना बच्चों, हो जाओ स्टार्ट। चार लाख 90,000 बुक प्रॉफिट है भाई, एक आंसर आ चुका है। 4,90,000। अलाउबल बता रहे हैं 3,83,000। अपना अपना करो, कोई बात नहीं। आपका नहीं आया आंसर तो मैं बैठा हूं ना, क्यों घबराते हो यार, विश्वास रखो मेरे ऊपर। आपका सब दिमाग दौड़ाओ साथ साथ में, अब उसे फ्रीज करके बैठोगे तो उसका इलाज नहीं है मेरे पास। 2 साल कोरोना में जो बंद रहा है दिमाग, उसको यूज करना स्टार्ट करो। अब बंद ही था बेटा। चार लाख 90,000 आंसर बता रहे हैं भाई बार बार बच्चे। एक बात बताऊं आपको मैं, एक बार फिर फोकस करो, अब पढ़ो, ध्यान से फोकस करके पढ़ो। मतलब सर इस 7 लाख में ये कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ अभी तक। अब सामने देखिए जो भी आंसर था आपका, माइनस का आने लगे बच्चों का आंसर। ज्यादा फोकस कर दिया तूने इस पे, आंसर ही माइनस में लेके आ गया। जब भी आपने रिटर्न फाइल करा क्लाइंट की ना अपनी, जब भी अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल करेगा ना, ये बोलेगा अरे तेरे को रिफंड ही दिलाऊंगा मैं, कितना कमा ले तू चाहे। अपने तो गवर्नमेंट से ही लेंगे, अपने तो गवर्नमेंट से लेंगे, मत घबरा। देखिए बच्चों क्या वर्ड लिखे है, 7 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आइटम, मतलब ये तीनों आइटम इसमें माइनस नहीं होगी। मैंने भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर एक मैंने इस तरह से पेनल अकाउंट बनाया, चोरी चल रहा है ये। ठीक है, उसमें मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा था
कुछ खर्चे यहाँ पर डेबिट आपने कर रखे थे, तो नेट प्रॉफिट में सबसे पहले जो खर्चे गलत थे उसको ऐड कर दिया था हमने, ठीक है। फिर जो बच गया था बच्चों, उसमें अगर आपने रेमुनरेशन माइनस कर रखा था तो उसको वापस ऐड बैक करके बुक प्रॉफिट निकाला था। ये तो क्या था हमने, यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर, बिफोर का मतलब ये कोई भी खर्चा यहाँ पर नहीं है, एक भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था बुक प्रॉफिट जो होता है वो कैसे निकलता है बच्चों, बिफोर रेमुनरेशन तो निकलता है। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, बुक प्रॉफिट होता है। बोलो भाई, ये तो और भी आसान हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको सही प्रॉफिट निकालना है बिफोर रेमुनरेशन। बिफोर रेमुनरेशन आपको प्रॉफिट तो वैसे दे ही रखा है, कितने का, 7 लाख रुपए का है। पर सैलरी ऑफ कितना आपका, 20,000 की सैलरी है बच्चों पर मंथ की, पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर पर मंथ की, और 2 वर्किंग पार्टनर कितना आ गया, 4,80,000। ये आपका एक्चुअल रेमुनरेशन है जो अभी तक माइनस नहीं हुआ है इसके अंदर। डेप्रिसिएशन कितना प्लांट मशीनरी का, 32 का है, 1,50,000। ये भी माइनस नहीं होता, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई। और इंटरेस्ट कितना है आपका, 15% के हिसाब से कितने का, 5 लाख का। तो कितना माइनस करेंगे हम, 12% माइनस करेंगे, तो 5 लाख का 12% कितना हो गया, 60,000। कितना बच गया, 4,90,000। ये क्या बन गया आपका। और इसके हिसाब से बताइए बच्चों कितना अलाउ किया जाएगा। सर 3 लाख पे तो हो गया 90%, 2,70,000। और 1,80,000 पे कितना आ गया बच्चों, 60%, कितना आ गया, 3 लाख। हाँ मैं दोस्तों क्या हो गया, ये 384 आ गया। तो कितना अलाउ करोगे आप, 3,84,000। और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 4,90,000। ये तो था हमारे बुक का क्वेश्चन। 4,90,000 और अलाउ कितना करोगे आपको, अलाउ कितना होगा भाई, 3,84,000। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सबको। आप भी ऑनलाइन वालों, आप भी बताओ, क्योंकि अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ उससे पहले आपको आना चाहिए। आ गया सबको समझ में, यस सर। रिपीट करना है क्या फिर से, एक बार रिपीट करें फिर से। देखिए 7 लाख का जो नेट प्रॉफिट है बच्चों आपका, उसमें आपने 3 खर्चे माइनस नहीं कर रखे, बिफोर है ये। पहला खर्चा कौन सा था आपका, रेमुनरेशन है बच्चों आपके पार्टनर का, जो है 4,80,000। अगर मान लो बाई चांस कम किया होता तो ऐड बैक करते हैं अपन, ये कर ही नहीं दिखा तो ऐड बैक करने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो ना बच्चों, अगर मैं आपको ये दिखाऊं मेरा क्वेश्चन, तो हमने इसको ऐड बैक क्यों किया, देखो ना ऐड कर रखा है आपने, वापस पूरा का पूरा ऐड कर रखा है 13 लाख। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, नेट लॉस, उसमें ये घट चुका है, तो ऐड कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर होता ही नहीं तो हमें करना ही नहीं पड़ता फिर। और यही बात इसमें लिखी है क्वेश्चन के अंदर कि है ही नहीं भाई, ये हमने माइनस ही नहीं करवा रखा, इसलिए क्या नहीं होगा, ये ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। बट डेप्रिसिएशन में माइनस नहीं किया, वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। कितना माइनस करोगे, 1.5 लाख। तो इस 7 लाख में 1.5 लाख डेप्रिसिएशन माइनस कर दो आप। और इंटरेस्ट कितना लाभ होता है, 12%। तो 12% क्या करोगे बेटा, 5 लाख का 12%, वो भी माइनस कर दो। तो 4,90,000 के आगे आपका बुक प्रॉफिट। और 490 का बनाओगे 40B की लिमिट, कितने आएगी बच्चों, 385। और आपने एक्चुअल में कितना दिया है, 4 लाख, कितना था, 80,000। दोनों में लोअर कौन सा हो गया, 385, 4 जो भी है ये अलाउ हो जाएगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में बस मैं थोड़ी कलाकारी कर दूं और यहां लिख दूं आफ्टर। बेटा इतना सीधा नहीं है ये, करके देखो, दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़ों को। अब एग्जामिनर बड़ी चालाकी से बस एक वर्ड लिखेगा आफ्टर और खेल जाएगा, जैसे कल भारत पाकिस्तान खेलेगा। बुक प्रॉफिट तो बता दिया 11 लाख।
11,95,000 एक आंसर है, 11,80,000 दूसरा आंसर है, 11,65,000 तीसरा आंसर है। मेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे? ये पूरी क्लास के आंसर आ रहे हैं, कितना बहुत नालायक। 11,00,000 सिर्फ लिखा है वो तो। इनके अलावा बताओ कोई है तो। वो तो छोड़ो, आप तो अब बुक प्रॉफिट बताओ। 11,95 है। चलिए भी अब समझते हैं कि मतलब सर क्या हो गया। ये सब इसमें से एडजस्ट हो चुका है, तो 7 लाख जो आपका है इन सबको घटाने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या घट चुका है बच्चों? 4,80,000 का क्या घटा दिया आपने? रेमुनरेशन। तो इसको तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा ना वापस। कितना हो गया ये? 11,80,000। फिर डेप्रिसिएशन इसमें से घट चुका है, घटना चाहिए था क्या? हाँ घट गया, बात खत्म। अगर गलत होता तो ऐड करते तो सही है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका? 15% है जो घट चुका है। कितना घटना चाहिए था? 12। कितना ज्यादा घट गया है? तो 3 क्या करेंगे? डिसअलाउड। कितना हो गया? 15,000। तो ये 15,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 11,95,000 क्या आ जाएगा आपका? बुक प्रॉफिट। बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों, वो मुझे थोड़ा कम आता है वो। मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा आपसे, आप ही करके दिखा दो, मुझे थोड़ा कम आता है ये, मैंने कभी सीखा ही नहीं इसको। एक फर्म ने पे किया है 7,50,000 रुपये का रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर को, और फर्म का बुक प्रॉफिट कितना दे रखा है? 10 लाख का। तो बताओ कितना अलाउ होगा? हे भगवान, कैसे निकालूं इसको? ये आएगा बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है तुम? 2 नंबर का पूरे 40 नंबर, 400 नंबर का निकालो उसको। एक तरफ पूरी आपकी इंटरमीडिएट, एक तरफ ये क्वेश्चन। ये जिसने कर दिया इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसका। और बताओ बेटा, आर्टिकल सी भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीए बना के नौकरी दे देंगे और 10 लाख का एडवांस भी दे देंगे, बस हैप्पी हो गए ना अपन। अब आगे बढ़ते हैं, बस करो खाली पुलाव। देखिए भाई, अब पेमेंट टू इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस मेड एंड एओपी बीवाई टू मेंबर, इस पर भी लिख देंगे आप लेस इंपॉर्टेंट। क्यों सर? ये इसको आता नहीं इसलिए लिखवा रहे हैं लेस इंपॉर्टेंट। नहीं बच्चों, जब आप एओपी बीवाई का टैक्सेशन पढ़ोगे तो वहां पर ही समझ में आएगा आपको। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, कि अगर एक एओपी बीवाई ने अपने मेंबर्स वगैरह को कोई भी इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन कुछ भी दिया है, वो एओपी बीवाई के हाथ में क्या होगा? एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। बस इतना ही है कि पेमेंट इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन मेड टू द एओपीबीवाई टू इट्स मेंबर। तो एओपीबीवाई ने अपने मेंबर्स को क्या पे किया है? इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सब कुछ। इन हैंड्स ऑफ एओपीबीवाई क्या रहेगा? नॉट अलाउड। और इनकी क्या बन जाएगी? ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। ये एक आधी अधूरी बात लिखी है बच्चों यहाँ पर। हमारे मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो एओपीबीवाई को अगर सेक्शन 40B(a) के हिसाब से जो भी एओपीबीआई अपने मेंबर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन दे रही है, वो क्या हो जाती है? डिस अलाउड हो जाता है उसके हाथ में। इसका जब आप टैक्सेशन पढ़ोगे, एओपीबीआई का टैक्सेशन, सर हमने पढ़ तो लिया, आपने पढ़ाया था ना कि एओपीबीआई पर भी टैक्स रेट कौन सा होता है? 2,50,000 तक तो टैक्स नहीं देना पड़ता,
अगले 250 पर इनका 5% है। जैसे इंडिविजुअल का वैसे ही तो था, क्योंकि आपने हमें ये बताया था कि इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, इन सब को स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। नहीं बच्चों, ये इसका एक पार्ट लिखा हुआ है खाली। एओपी बीओआई का पूरा अलग से एक टैक्सेशन चलता है, उसका एक पूरा अलग से रूल बने हुए हैं सारे के सारे। इसमें भी ये रूल शामिल है, स्लैब के हिसाब से भी वो टैक्स दे सकते हैं और बहुत बार इनको स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं भी देना पड़ता। तो वो उसके लिए सब आपको फाइनल में आना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने एक एक्स्ट्रा नोट लिखवाया आपको कुछ बातें बताने के लिए, ताकि कुछ समझ में आए। एक पार्टनरशिप फर्म ने बोनस कमीशन सैलरी दी है किसको? पार्टनर को। तो सबसे पहली बात है बच्चों, ये पार्टनर के हाथ में पीजीवीपी की इनकम बनती है। एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को जो सैलरी दी है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होगी ना। अगर ये बोनस कमीशन सैलरी पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 40B में अलाउ हो जाती है, एक्सपेंस इन हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बन जाता है, इनकम इन हैंड्स ऑफ पार्टनर हो जाएगी पीजीवीपी की। रुको रुको, ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा। ये क्या था? अच्छा, वो आंसर बढ़िया था वैसे। देखो इधर एक फर्म है बच्चों, एक फर्म ने अपने पार्टनर को 10 लाख रुपए का सैलरी दिया, ठीक है, और ये सैलरी लिमिट में था, लिमिट के अंदर था। इसका मतलब क्या हो गया? फर्म को ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, बोलो ना। अगर ये फर्म का खर्चा बन गया है तो ये पार्टनर्स की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। कितनी पूरी? 10 लाख। कौन से हेड में? ठीक है ना। पर मान लो अगर लिमिट होती सिर्फ 8 लाख, तो बताओ फर्म को खर्चा कितना अलाउ होता, और इसका खर्चा डिस अलाउड कितना होता? डिस अलाउड का मतलब फर्म ने कितने पे टैक्स पे किया होता? 2 लाख पे टैक्स पे करेगी फर्म, बोलिए ना। अब क्या होगा बच्चों? पार्टनर्स के हाथ में क्या होगा? इनकम कितनी बनेगी? जितना फर्म को खर्चा अलाउ हुआ, कितना? 8 लाख। और जो बाकी 2 लाख है ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इस 2 लाख पे टैक्स कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है। बिल्कुल बैलेंस कर रखा है बच्चों। अगर पार्टनरशिप फर्म को खर्चा अलाउ है तो ये इनकी इनकम बन जाएगी। बात सीधी है भाई, मुझे कोई खर्चा अलाउ होगा, मित्तल कॉमर्स क्लासेस अगर मुझे सैलरी देता है तो उनके लिए खर्चा है, मेरी इनकम है, बराबर हो गया। अगर उनके लिए खर्चा नहीं है, वो उस पर टैक्स पे करे और मुझे मिल रहा है, तो क्या होगा? मेरे हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स तो एक बंदा ही देगा ना। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग थोड़ी होते हैं बच्चों, आइडेंटिटी अलग अलग जरूर है, पर है तो यही की ना। बात समझ में आई बात आपको? ये पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, इसीलिए बोला गया कि पार्टनरशिप फर्म को खर्चा अलाउ होगा तो आपकी इनकम बना देंगे। यहाँ पर खर्चा अलाउ नहीं होगा तो इसके हाथ में क्या हो जाएगा? वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर किसने टैक्स पे कर दिया है? टैक्स किसने पे कर दिया है बच्चों? फर्म ने पे कर दिया। आई बात समझ में आपको? अब पढ़िए बच्चों इस कहानी को, अब देखो आराम से, इजली आप समझ भी जाओगे, दिमाग में उतर भी जाएगा। इफ अलाउड है सेक्शन 40B फुल अलाउ होगा तो एक्सपेंस इन हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इनकम इन हैंड्स ऑफ पार्टनर्स अंडर पीजीवीपी। अगर डिसअलाउड हो गया तो बच्चों क्या होगा? टैक्स इन हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एग्जाम इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। जितना खर्चा पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होगा उतनी पार्टनर्स की इनकम बन जाएगी। जितना खर्चा पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउड होगा उतना पार्टनर्स के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्सपेंस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज, सेक्शन 40A। सेक्शन 40A जो आपका है बच्चों, ये सेक्शन
ये बोलता है कि कुछ सरकमस्टांसिस के अंदर हम खर्चा अलाउ नहीं होने देंगे। देखो, जैसे मान लो एक प्रोप्राइटर है या फिर एक बिजनेसमैन है मिस्टर पी। ये मिस्टर पी का P&L अकाउंट है। इसमें एक्सपेंस लिखे गए हैं बच्चों 10 लाख रुपए के। इसमें इनकम को लिखा गया है कि मिस्टर पी की जो इनकम हुआ है 25 लाख रुपए की। तो इसका मतलब मिस्टर पी का नेट प्रॉफिट कितना हो गया है? 15 लाख हो गया। मिस्टर पी एक इंडिविजुअल हैं, तो इस 15 लाख पर वो टैक्स पे करेंगे। 10 लाख पर 1,12,500 और बचे हुए 5 लाख पर 30% के हिसाब से प्लस कर दोगे और 4% सेस जोड़ दोगे, इतना टैक्स इसका बनेगा। तो लगभग देखा जाए तो 2.5 लाख के आसपास का इसका टैक्स निकल के आ रहा है बच्चों, 260 के आसपास ही बनेगा। तो मिस्टर पी क्या दिमाग लगा रहा है? देखो, मिस्टर पी को ये पता है कि जितने ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये उसको पता है, सबको पता होता है। ये इनकम उसके एक नंबर की है, सारा अकाउंट में आया पैसा, सारा पैसा उसके अकाउंट में आया है, तो वो इसको तो हिला नहीं सकता। खर्चे उसने 10 लाख ही किए हैं, और कहाँ से लाए खर्चे वो? तो वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ के नाम पर सैलरी डेबिट करता है 5 लाख रुपए। 10 लाख करूँगे, ठीक है, 5 लाख की वाइफ के नाम पर सैलरी डेबिट करता है, और बिल्कुल प्रॉपर चेक काटता है बच्चों। हर महीने का चेक काट के वाइफ को देता है, उसके अकाउंट में पैसा जाता है। वो अपने बेटे के नाम पर, बेटा 5 लाख की सैलरी डेबिट करता है, प्रॉपर चेक काटता है, बेटे अकाउंट में भी जाता है, और बेटे को पता भी नहीं अकाउंट क्या है, वो पापा के पास ही रहता है। बस चेक काट दिया बेटे के नाम से। और वो अपनी सिस्टर के नाम से भी क्या करता है बच्चों, 5 लाख की सैलरी डेबिट कर देता है। तीनों क्या करता है, वो प्रॉपर चेक काट के देता है, पेमेंट उनका अकाउंट में जाता है और अकाउंट उनके पास ही रहते हैं। अगर आपके परिवार में बिजनेसमैन है तो आपका अकाउंट खुला होगा और पापा के पास रहता है, पेटीएम एटीएम सब कुछ आपके नाम से उस अकाउंट चल रहे हैं, वो लोग करते हैं बेटा ऐसा। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 0 हो गया। मुझे बताओ बच्चों, की रॉकेट साइंस थोड़ी है, खर्चा बढ़ाना है, घर के नाम से खर्चे डाल दिया आपने। तो गवर्नमेंट ऐसे कोई गूंगी थोड़ी बैठी है, गवर्नमेंट को पता नहीं कि लोग ऐसे भी करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देख भाई, कि तू सैलरी डाल रहा है ना, बेटे के नाम पर, सिस्टर के नाम पर, वाइफ के नाम पर डाल, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये अनरीजनेबल है, हमने ये पता कर लिया कि ये अनरीजनेबल है, तो हम क्या कर देंगे, जितना पोर्शन अनरीजनेबल है उससे हम डिसअलाउड कर देंगे। बेटे को किस बात की सैलरी देते हो आप? बेटा तो तुम्हारा 8 साल का ही है। सिस्टर को किस बात की सैलरी दे रहे हो आप? सिस्टर तो अभी आपकी कॉलेज में पढ़ रही है या फिर कोई पढ़ाई कर रही है, वो तो काम करते ही नहीं, और वाइफ तो अनपढ़ है, वो किस बात की 5 लाख की सैलरी दी है? ये प्रूफ कर देता है कौन? असेसिंग ऑफिसर, कि जितना भी सैलरी ये डाला गया है ये सब क्या है, अनरीजनेबल, एक्सेसिव है। तो जितना अनरीजनेबल और एक्सेसिव होगा बच्चों, उतना क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउड कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं, अगर पेमेंट अगर आपने अपने रिलेटिव को किया है अनरीजनेबल, एक्सेसिव। सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 सिर्फ किस पे लगता है बच्चों? रिलेटिव पर लगता है। रिलेटिव को अगर आपने अनरीजनेबल और एक्सेसिव पेमेंट कर दिया है, तो जितना अनरीजनेबल एक्सेसिव होगा उतना क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सैलरी वैलरी नहीं डालते, आपका बिजनेस है, आपका ब्रदर है बच्चों मिस्टर बी, उसका भी अलग बिजनेस चल रहा है, आप मिस्टर बी से सामान परचेज करते हैं, गुड्स आपने परचेज किया। मुझे बताओ बेटा, गुड्स परचेज किया, इसका मतलब आपका खर्चा हो गया। ये गुड्स की एफएमबी मार्केट में 10 लाख की है और आप उसको परचेज कर रहे हो 40 लाख में। जिस गुड्स की वैल्यू कितनी है, 10 लाख की, आपने कितने परचेज किया, उसको 40 लाख में परचेज किया, ताकि आपका परचेज बढ़ जाए। और परचेज बढ़ेगा तो क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ेगा तो मतलब नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रहे किससे खरीदा तूने? पता चला भाई से खरीदा है। बताइए मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख है, आपने कितना पे किया? तो 30 लाख क्या कर दिया जाएगा, अनरीजनेबल, एक्सेसिव, डिसअलाउड कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वाइफ को सैलरी आप पे कर रहे हैं, वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके फर्म के अंदर ही काम करती है, और वाइफ
तो जो सैलरी आप पे कर रहे हो वो कर रहे हैं 15 लाख, उसके बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट पोजीशन पर जो दूसरा सीए है उसको आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 12 लाख ही कर रहे हो। इसका मतलब अनरीजनेबल एक्सेसिव कितना हो गया, 3 लाख। ये नहीं कहता कि हमेशा ये गलत कर रहे हो आप, पर सही मायने में अगर वाइफ क्या है, इक्विवेलेंट आपके क्वालिफाइड है, वो सही में आपके ऑफिस में काम भी कर रही है, प्रूफ कर रहे हो आपके, तो रोज अटेंडेंस लगती है इसकी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना उसके इक्विवेलेंट जॉब वाला है उसको कितना सैलरी आप दे रहे हो, अगर उसे ज़्यादा आप दे रहे हो तो क्या माना जाएगा, वो अनरीजनेबल एक्सेसिव मानकर डिसअलाउड कर दिया जाएगा। सही बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? तो मार्केट वैल्यू देख लेंगे बेटा। एक बात बताओ, एक कंपनी है, जैसे मान लो मैं मित्तल कॉमर्स क्लासेस की बात करता हूँ, क्या यहाँ पर कोई सीए यहाँ पर अपॉइंट करते हैं और उसको 50 लाख का पैकेज दे देंगे क्या? ये तो 50 लाख का पैकेज नहीं होता सीए का क्या? तो फिर क्यों नहीं दे रही ये? मान लो मैं कहता हूँ मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए 1 महीने का, वो भी क्या 1 महीने का 1 करोड़ से नहीं कमा रहा, क्या ज़्यादा कमा रहा है? मगर देखो जो मुंबई में तो है वो तो ले रहा है, अब मुझे भी दो। शक्ल देख के टिके लगते हैं बच्चों, और ये सब एओ को पता है बच्चों। बेटा जिस रास्ते पे आप चले हो ना, गलत है रास्ता वो। ये मैं ऐसे सब सब काम नहीं आते, लेडीज स्टाफ को दे दिया, नालायक। यही करोगे तुम, लेडीज स्टाफ को हैं। योग्यता के हिसाब से पैसा दिया जाता है, मेल फीमेल कुछ नहीं होता बच्चों। इधर देखो, सेक्शन 40A2 जो आपका है, ये कहता है अगर आपने अपने रिलेटिव को पेमेंट किया है और अनरीजनेबल एक्सेसिव पेमेंट कर दिया, तो जितना अनरीजनेबल एक्सेसिव होगा वो क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउड होगा। किसके अंदर? सेक्शन 40A2 के अंदर। ये सेक्शन 2 स्टेप में चलता है बच्चों। पहला स्टेप क्या है, रिलेटिव होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, अनरीजनेबल एक्सेसिव होना चाहिए। तो सर इसका मतलब एक काम करते हैं ना, ये मेरा पेंडल अकाउंट है, इसके अंदर मैं अपने वाइफ के नाम पर सैलरी ना डालकर अपने दोस्त के नाम पर सैलरी डाल देता हूं 20 लाख रुपए की। क्या इस पर सेक्शन 40A2 लगेगा क्या? आंसर इज नो, इस पे नहीं लगेगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां तो प्लानिंग हो गई सर, करके देखो। सोचिए, मेरा सीए फर्म है, मेरा कंपनी है, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेरे दोस्त को मैं 20 लाख के चेक काट के उसके अकाउंट में डाल दूंगा, तो बोलूंगा ला वापिस दे दे, आ जाएगा क्या? और इस हमारा दोस्त बहुत अच्छा दे देगा हमें। देखिए बच्चों, बिजनेस जो होता है वो इमोशन से नहीं किया जाता, बिजनेस हमेशा प्लानिंग से किया जाता है। वो आपने एसएम में पढ़ते भी हो आप बहुत बार, मैडम ने ये वर्ड बोले भी होंगे। जितने भी कंपनियां टेक ओवर करते, कहीं पर भी कोई इमोशंस नहीं चलते बच्चों, हर एक चीज देखा जाता है। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ तो क्या वहां पर कोई इमोशन लग रहा था कि हम हराएंगे जियो को, हराएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था बच्चों। उन्होंने अपनी प्लानिंग किया, चीजों को देखा। आज फ्लिपकार्ट बिकी बच्चों, क्या फ्लिपकार्ट उनके अटैच नहीं थी क्या? बंसर और बीनी के कितने अटैच थे? उन्होंने शुरुआत के स्कूटर पे घूम के फ्लिपकार्ट को बनाया, तो इमोशन नहीं जुड़ा क्या? बिल्कुल जुड़ा हुआ इमोशन, फिर भी बेच गए वो, क्योंकि बिजनेस इमोशन से नहीं चलते, माइंड से चलते हैं। अगर हम बात करें, टाटा ने अपनी टाटा केमिकल बंद किया, टाटा केमिकल नाम का एक कंपनी थी टाटा की, उसने बंद किया। टाटा ने अपना टाटा नैनो बंद किया। मुझे बताइए बच्चों, टाटा नैनो के सारे प्लांट बंद कर दिए हैं, इमोशन था क्या? देखा जाए तो खुद अपने रतन टाटा जी ने बोला था कि मेरा एक सपना कि सभी के पास अपनी गाड़ी हो सस्ती 1 लाख की। इमोशन तो था, वो फिर बंद क्यों कर दिया रे? क्या टाटा के पास कमी है क्या पैसे की? क्या वो एक प्लांट नहीं चला सकता लॉस के अंदर? एक क्या वो 50 प्लांट चला सकता लॉस के अंदर? फिर भी क्यों बंद किया? इमोशन से नहीं होता। इसीलिए बच्चों बताऊं आपको, आप कभी अपने दोस्त को क्या नहीं देने वाले, क्योंकि आपके मनी का कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा। आपने अपनी वाइफ को दिया, अपने बेटे को दिया, आपका मनी कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। इसीलिए दोस्त वोस्त पे सेक्शन नहीं लगते, तो गवर्नमेंट खुद कह रही है दे दो दोस्तों को, मैं मना थोड़ी कर रहे हैं हम, लगा लो सेक्शन। इसीलिए तो यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं हो सकती कि सेक्शन 48 मैंने दोस्त को नाम सैलरी डाल देता हूँ। सर मान लो 50,000 डाल देते हैं, 50,000 तो दे ही देगा दोस्त, 50,000 के लिए थोड़ी सेक्शन बने हुए हैं, ये सेक्शन 50 के लिए थोड़ी बने हुए हैं। 50,000 रुपये तो वैसे ही गवर्नमेंट नहीं देख रही,
अरे 5 लाख तक वाली फाइल को तो वो देखती तक नहीं है। जैसे एक बच्चा दो चार अटेम्प्ट लगा के चला जाता है और पहुंचता है पीडब्ल्यूसी में अपना सीवी लेकर, वो देखते नहीं, वैसे रख देते हैं साइड में, फोन कर देंगे। समझ रहे हो आप? समझे मैंने क्या बोला? कि किसी के 3-4 अटेम्प्ट लग चुके इंटरमीडिएट में और वो पीडब्ल्यूसी में जा रहा है अपना आर्टिकलशिप करने के लिए। आजकल तो देखो मिल जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग सीए कर रहे हैं, बहुत कम, भीड़ बहुत कम रह गया है, 20% भीड़ रह गया है बच्चों। पहले 100% लोग हुआ करते थे, 100 लोग करते थे, अब सिर्फ 20 है। क्रेज खत्म हो गया लोगों का, सीए के अंदर क्रेज खत्म हो रहा है, पता नहीं क्यों खत्म हो रहा है। सभी लोग क्या बनने जा रहे हैं? एडवोकेट, सॉरी वो इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। पता नहीं इतने डॉक्टर आपस में इलाज करेंगे क्या? आपस में एक दूसरे का काटते रहेंगे वो पेट, तू मेरा पेट काट दे, मैं तेरा काट दे। जिसको देखो डॉक्टर बन रहा है यार। आप याद करो आपके स्कूल के अंदर, सच्चाई है बेटा, स्कूल के अंदर आपका जो साइंस डिवीजन था उसमें कॉमर्स का सिर्फ एक ही सेक्शन था, 2 हो सकता होगा मैक्सिमम, पता नहीं कौन से स्कूल में न लायक वो। और इसके अलावा साइंस के कम से कम 5-5 सेक्शन चलते थे। दूसरा, कॉमर्स के अंदर टीचर भी पूरे नहीं थे, कि जो इकोनॉमिक्स वाला है ना वो बीएसटी पढ़ा रहा है, और बीएसटी वाला बोल रहा है अकाउंट्स में मैं हाथ साफ कर लेता हूं। मैथ वाला कहता है अकाउंट्स मैथ ही तो बता देते हैं, क्या हाल है। देखो मैं नहीं कह रहा अच्छे स्कूल में होंगे आप, पर बहुत सारे स्कूलों के हाल है अभी भी, क्योंकि कॉमर्स वाले को, और सिक्कर में बताऊं आपको, अगर वो सिक्कर से है तो सिक्कर में बहुत सारे स्कूल से कॉमर्स स्ट्रीम को ही बंद कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं 10 बच्चे आते हैं, इनके लिए पूरा स्टाफ लगा के रखो, इनकी फीस आती नहीं इतनी जितना खर्चा हो जाता है इनका, पूरा क्लासरूम ऑक्यूपाई करके बैठते हैं, हटाओ इनको, चाहिए ही नहीं हमें। साइंस वालों के साथ चलता था। तो क्रेज ही खत्म हो चुका है सीए का। एक जमाना था जब सारे लोग कॉमर्स लिया करते थे, एक जमाना कि आप सभी लोग क्या बनने जा रहे हैं? इंजीनियर और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। पता नहीं क्या करेंगे डॉक्टर इतने सारे आपस में। चलिए भाई, क्या कर सकते हैं, सच्चाई जो है वो है हमारे सामने ही है। तभी तो एक साइंस के टीचर को बहुत पेमेंट मिलता है बच्चों। मैं उस दिन को मैं सोचता हूँ, मैं क्या गलती की मैंने लाइफ के अंदर। मैं कॉमर्स का नहीं हूँ बच्चों, बता दूँ आपको, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और 12th क्लास तक मैंने साइंस पढ़ा था। उसके बाद में मुझे लगा कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं ठीक था, मैं इंटेलिजेंट भी था, पर मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था। फिर मैं थोड़ा सोचता था नहीं यार, मैं पापा से पैसे लेके नहीं पढ़ूंगा, 10 लाख पापा से लूँगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद कुछ और कर लूँगा। मैंने अपना जो सीए कंप्लीट किया है। देखिए पढ़ाई तो मैं नहीं करता, मैंने एक पैसा नहीं लिया पापा से, रहने खाना सब कुछ मैंने अपने आप किया बच्चों, चाहे नौकरी की हो चाहे कैसे भी किया, आर्टिकलशिप के अंदर पैसा बचाया, सब कुछ अपने आप किया। कोई कोचिंग मैंने एक आधी ली है, मैंने सब कुछ खुद ही पढ़ा है। और उसमें इतना था कि मैंने बचा के इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया था उस जमाने से ही अपना, तो ये मनी माइंडेड इसलिए मैं नहीं ले पाया। मैं सोच रहा हूँ गलती कर दी यार, अगर मैं साइंस का टीचर होता आज बहुत बढ़िया पेमेंट कमाता। चलो जो भी है सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 हमें क्या बता रहा है? इतना ही बता रहा है कि सर अगर आपने रिलेटिव को पेमेंट किया है, और क्या पेमेंट किया है? अनरीजनेबल एक्सेसिव पेमेंट किया है, तो जितना अनरीजनेबल एक्सेसिव वो क्या हो जाएगा आपका? डिसअलाउड हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। एक्सपेंस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 40A। अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, दैट इज पेमेंट टू relative. If payment of expenditure made to relative person, then AO can disallow excessive or unreasonable amount. देखिए बच्चों, if payment of expenditure, वर्ड अंडरलाइन करो, ये सेक्शन सिर्फ एक्सपेंडिचर पे लगता है, इनकम पर नहीं लगता। मतलब मान लीजिए मैंने कोई सामान बेचा है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख की, और मैंने बेच दिया है 40 लाख में, तो आप ये नहीं कह सकते 30 लाख आपकी इनकम कम कर देंगे। नहीं नहीं, गवर्नमेंट इनकम कम कभी नहीं करेगी, वो खर्चे कम करेगी। तो ये खर्चा, सॉरी ये सेक्शन किस पे नहीं लगता? कभी भी इनकम पे नहीं लगता, सिर्फ किस पे लगता है? एक्सपेंडिचर्स पे। जैसे मिस्टर पवन है, इन्होंने क्या किया, अपने ब्रदर को पेमेंट किया है परचेज ऑफ गुड्स का,
अकॉर्डिंग टू एओ एक्सेसिव अनरीजनेबल कितना है बच्चों, तो जितना एक्सेसिव अनरीजनेबल होगा वो क्या होगा, पार्ट एक्सेसिव अनरीजनेबल डिसअलाउड हो जाएगा। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो बता रखा है कि साहब अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका रिलेटिव कौन होगा, आपका स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लिनेन असेंडेंट और लिनेन डिसेंडेंट। असेंडेंट कौन होते हैं, दादा दादी, नाना नानी भी आ जाएगा इसमें, नाना नानी। और लिनेन डिसेंडेंट कौन होंगे, बेटा बेटी। अगर मैं इनको पेमेंट करता हूं, मतलब इनको कर रहा हूं अरेंजेबल पेमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउड हो जाएगा। एचएफ की अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ एचएफ और उनके रिलेटिव, एलएलपी या पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर और उनके रिलेटिव, रिलेटिव कौन से हैं, ये रहे ऊपर रिलेटिव। और कंपनी की बात करें डायरेक्टर और उनके रिलेटिव। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन ने अपने रिलेटिव को पेमेंट किया है अनरीजनेबल एक्सेसिव, जितना अनरीजनेबल एक्सेसिव है वो क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउड कर दिया जाएगा। बोलिए भाई। दिल की बात बता रहे हैं बच्चे। सेक्शन 48(3) लगाओ इस पे ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, जितने स्टार लगा सकते हो लगा दो बेटा। ऐसा आज तक एग्जाम नहीं बना है जिसमें इसका एडजस्टमेंट ना आया हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बच्चों जिसके अंदर पीजीवीपी ना पूछा गया हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर पीजीवीपी में सेक्शन 48(3) का एडजस्टमेंट ना पूछा गया हो। देख लिया आपने। कैश पेमेंट, क्रॉस चेक या बैरियर चेक पेमेंट। अगर आपने एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ऊपर का कैश में, क्रॉस चेक में या बैरियर चेक में पे किया है, तो जितना आपने कैश में, क्रॉस चेक में या बैरियर चेक में पे किया है वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है। एनी पेमेंट टू ए पर्सन इन ए डे एक्सीडिंग कितना बच्चों, 10,000 और 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। मतलब 10,000 सभी के लिए देखना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए कितना देखना है, 35,000 देखना है। इन ए कैश, क्रॉस चेक, बैरियर चेक सेल भी क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। बोलिए। जैसे मिस्टर पी हैं बच्चों, जिन्होंने गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर एक्स से, कितने का परचेज किया, 80,000 रुपये का पेमेंट किया। केस 1 के अंदर 80,000 कैश में, तो डिसअलाउड कितना होगा, पूरा 80,000। 60,000 पेमेंट किया आपने बच्चों अकाउंट पे चेक से, और 20,000 पेमेंट किया आपने क्रॉस चेक से, क्या हो जाएगा, पूरा 60,000 तो आपका अलाउ होगा, और 20,000 क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउड हो जाएगा। आई क्या यहाँ तक बात समझ में। ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कितना कर सकते हो आप, 35,000 तक कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी नॉर्मली बच्चों कैश ही एक्सेप्ट करती है, इसीलिए वहां पर उनको लिमिट बढ़ाकर उनकी 35 तक कर दी गई है। एक ट्रक ड्राइवर को आप चेक पकड़ा दो, ले चेक ले ले, कह रहे साहब चेक समझ में नहीं आता, मुझे ट्रक चलाना है 15 दिन तक, क्या चेक ले घूमूंगा क्या आपका, क्या वेट करूंगा मैं, चेक जमा हो जाएगा। हाँ आजकल तो सब कुछ चलता है, वैसे आज के ज़माने में तो आप पेटीएम वगैरह कर दीजिए, हर एक ढाबे वाला सब पेटीएम ले लेते हैं, पर नॉर्मली अभी तक ये अमेंडमेंट हुआ नहीं है, इसलिए कितना है आपका, 35,000 ही पड़ा हुआ है। एक्शन नोट देखिए, एक्सपेंस आपने किया, एक्सपेंस इन कैश, क्रॉस चेक और बैरियर चेक में आपका एक्सपेंस हुआ है, तो कैपिटल एक्सपेंस अगर आप करते हैं तो सेक्शन 48(3) में डिसअलाउड होगा। पढ़ के आए बेटा, हम क्वेश्चन भी किए थे। और रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या है, 43(1) है, और यहाँ पर क्या है 48(3) के अंदर क्या होगा, ये डिसअलाउड हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया, इसका पेमेंट, एक्सपेंस का पेमेंट अगर आप कैश में करते हैं, और ये कैश कितना है बच्चों, ज़्यादा है किससे, 10,000 से, तो क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउड कर दिया जाएगा।
ये कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 40A(3) में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। चलो एक काम करते हैं, टू कैश 2 लाख। बताओ बच्चों, इस एंट्री पर सेक्शन 40A(3) अप्लाई होगा क्या? होगा भाई, रेंट का पेमेंट कैश में कर दिया, क्या कर रहे हो? और 2 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पीएनएल अकाउंट में जब आप ये रेंट लिखोगे, कितने का रेंट? 2 लाख का, रेंट क्या कर दिया जाएगा आपका? डिसअलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। एक काम करता हूं, मैं एंट्री बनाता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। ठीक है, आइए एडजस्टमेंट देखते हैं। पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या रेंट अकाउंट को आप 2 लाख लिखोगे क्या? क्योंकि रेंट अकाउंट पर 43B तो लगता नहीं है, मतलब पेबल बेस पर अलाउ कर देंगे खर्चा आपको ये। और इधर क्या आएगा बैलेंस शीट के अंदर? रेंट पेबल आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख। आगे बात समझ में? और ये तो एडजस्टमेंट होगा इस एंट्री का। और ये खर्चा अलाउ होगा क्या? बिल्कुल 100% अलाउ होगा, क्योंकि सभी सेक्शंस पूरे हो रहे हैं इसके। सेक्शन 43B में कवर होता नहीं रेंट आपका, इसलिए क्या होगा, ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा पेबल बेस पर भी। ये पेबल बेस पर भी क्या कर देंगे, हम आपको अलाउ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रेंट पेबल टू क्या होगा? कैश होगा। कितना? 2 लाख। सोचिए, ये जो 2 लाख का पेमेंट कर रहा हूं मैं, किसका कर रहा हूं? रेंट पेबल का कर रहा हूं। रेंट पेबल क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है। पेमेंट लायबिलिटी कर रहा हूं ना बच्चों। और सेक्शन 40A(3) किस पे लगता है? एक्सपेंसेस पे लगता है। अब इसका मतलब ये खर्चा अलाउ कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा बच्चों, तो इस सेक्शन का मिसचीफ भी खत्म हो जाएगा। लोग हर पेमेंट कैसे करेंगे? पहले पेबल में डालेंगे, एंट्री तो पास करनी है, और बाद में क्या कर देंगे? उसको पेड कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखिए भाई, हम एक नया सेक्शन और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्शन 40A(3). अगर कोई खर्चा आपको पेबल बेस पर पहले अलाउ हो गया है, अगर कोई लायबिलिटी आपने किसी एक्सपेंडिचर से जनरेट की है, उस लायबिलिटी का पेमेंट अगर आपने कैश में कर दिया है, तो वो लायबिलिटी का जो पेमेंट आपने कैश में किया है वो आपकी इनकम बन जाएगी। अरे डिसअलाउड थोड़ी है बेटा। सोचिए ना, रेंट टू रेंट पेबल ये है ईयर 1 के अंदर, और रेंट पेबल टू कैश ये है ईयर 2 के अंदर। तो डिसअलाउड क्या? ये तो गया, अलाउ हो तो गया ये। तो गवर्नमेंट कह रही नहीं नहीं, डिसअलाउड का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आपने कोई लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया है कैश में, जो लायबिलिटी आपकी कहां से आ रही है? एक्सपेंडिचर से बन रही है, तो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। पढ़िए, देखो, इफ एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड एज ए डिडक्शन इन अर्लियर ईयर ऑन ड्यू बेसिस। एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, क्योंकि सैलरी पर नहीं लगता 43B, बोनस कमीशन पे लगता है बच्चों। तो ये 10 लाख की जो सैलरी आपको अलाउ हो जाएगी ड्यू बेसिस के ऊपर, बोलिए ना भाई। एंड इफ सच एक्सपेंस इज सब्सिक्वेंटली पेड इन कैश और बीरियड चेक और क्रॉस चेक, देन डिडक्शन अलाउड अर्लियर शैल बी विड्रॉवल एंड टैक्सेबल अंडर PGBP। ये जो अमाउंट दिख रहा है ना आपको 10,000 का, सॉरी 10 लाख का, ये क्या बन जाएगा बच्चों? इनकम बन जाएगा। जिस साल में ये एंट्री आपने पास की है, उस साल का ये इनकम बन जाएगा। बताइए भाई, बात समझ में आई क्या आपको? एक क्वेश्चन मैं भी लिखवाऊंगा अभी आपको, और उससे पहले एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इसे रूल 6DD बोलते हैं। रूल 6DD, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 40A(3), मतलब जितना मर्जी चाहो उतना कैश में पेमेंट कर सकते हो, हमेशा खर्चा क्या रहेगा? आपका अलाउ रहेगा।
जितना मर्जी कैश में कर दीजिए, अलाउ कर दिया जाएगा। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अलाउड इवन द पेमेंट मेड इन कैश, क्रॉस चेक और बिलर चेक। पहला क्या है, अगर आपने पेमेंट किसको करना है, गवर्नमेंट को करना है या फिर बैंक को करना है या फिर LIC को करना है या RBI को करना है, तो कितना मर्जी कर सकते हो आप, अलाउ होगा। एक बैंक को आप पेमेंट करते हैं, RBI को पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स वैक्स की पेमेंट करेंगे, क्योंकि टैक्स GST आप पे करते हो बच्चों, तो GST आपका एक्सपेंडिचर तो होता है, बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है ना GST आपका। तो आपने गवर्नमेंट को पे करना है तो कर सकते हो, गवर्नमेंट कह रहे कितना मर्जी, हमें कितना मर्जी दे दो आप, और आप किसी दूसरे को दो तो अलाउ नहीं करेंगे अपन। दूसरा क्या है, बुक एंट्री। बुक एंट्री का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मिस्टर ए और ये कौन है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने इनको गुड्स सोल्ड किया है, कितने का गुड्स सोल्ड किया है, और इन्होंने इनको क्या कर दिया बच्चों, वापस कितने का, 70,000 का। मैंने आपको 1 लाख का सामान बेचा और आपने मुझे कितना बेच दिया है, तो या तो पहले मैं क्या करूं बच्चों, आपसे 1 लाख लूं और फिर आपको 70 दूं, या फिर क्या करूं मैं, आपसे 30 ही ले लूं मैं, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हो गया ना आपका। तो ये जो 70,000 का जो एडजस्टमेंट हुआ है ये कर सकते हो आप, ये कितना मर्जी हो सकता है, इसको माना जाएगा ये अदर देन कैश ही है। यही बात समझ में क्या, ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो बच्चों, ये अदर देन कैश ही माना जाता है आपका, बोलो ना, ये अलाउ रहेगा। मुझे आपसे 1 लाख लेना है और आपको मुझसे 70,000 लेना है, तो पहले मैं आपसे 1 लाख लूँगा, फिर उसमें 70,000 आपको दूंगा, या एक काम करता हूँ आपसे कितना ले लूँ, 30 ले लूँ, तो 70,000 क्या कर लिया आपने, बोला सर 70 मैं आपसे मांगता हूँ, 70 आप मुझसे मांगते हो, बराबर हो गया। ये जो बराबर हो गया ना आपका, ये अलाउ है बच्चों, ये कर सकते हो आप बराबर। तो सर इसमें दिक्कत क्या आ रही है, देखो दिक्कत क्या है, सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन बोलता है कि आपको अदर देन क्या करना है, आप अदर देन कैश पे करोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ये अलाउ किया जाएगा। ये तो मैंने लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं आपको सेक्शन 43 की लैंग्वेज बताऊंगा तो उसमें लिखा हुआ ओनली मेड इन अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वर्ड लिखे हैं वहां पर, आप सिर्फ इसी में पेमेंट कर सकते हो, इनके अलावा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट हुआ है ये इनके अलावा ही तो हो रहा है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ कि आप बुक एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मिला के सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलें, बुक एडजस्टमेंट अलाउ रहेगा भाई, इस पर सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, तो डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 का है, अगर 30,000 कैश में ले लिया गया है तो 30,000 डिसअलाउड हो जाएगा, हाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी अलाउ हो जाएगा। पढ़िए पॉइंट अगला, थर्ड पॉइंट पढ़िए बच्चों। देखिए गवर्नमेंट का ये मानना है आज भी, वैसे गवर्नमेंट गलत ही मानना है, हो सकता है गवर्नमेंट सही भी हो, कि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसान को बैंक वगैरह, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फ़ोनपे, UPI ये सब नहीं आता। तो किसान अपनी जब फसल मंडी में बेचता है या किसान से कोई सामान कोई खरीदेगा तो वो कैश में बिलीव करता है, इसलिए किसानों को आप कितना मर्जी कैश दे सकते हो। सोचिए एक कंपनी जो आटा बनाती है बच्चों, कोई भी आशीर्वाद आटा आप घर पे खाते हैं अपन, तो वो गेहूं तो लेके आएगी ना, किसानों से लेके आएगी, तो उनको पेमेंट तो किसानों को करना पड़ेगा, और वो गेहूं उनके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, बिजनेस एक्सपेंडिचर, उस पर 43 लग जाएगा, और उन लोग किसको पेमेंट कर रहे हैं, वो लोग किसान को पेमेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, किसान को अगर आप पेमेंट करते हो तो ये सेक्शन बीच में नहीं आएगा, किसान को कितना मर्जी पेमेंट कर दीजिए आप, 1,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 करोड़, कितना मर्जी पेमेंट कीजिए, सेक्शन 43 हम नहीं लेके आएंगे, बशर्ते जिसको पेमेंट कर रहे हो वो कौन होना चाहिए, किसान होना चाहिए। पेमेंट ऑफ प्रोड्यूसर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश प्रोडक्ट, ये सब किसान माने जाते हैं बच्चों। अगर इनको पेमेंट आपने किया है तो क्या होगा, खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे एक होटल है बच्चों और एक फिशरमैन है, मछुआरा जिसको हम कहते हैं, फिशरमैन ने फिश सप्लाई किसको की है, होटल को सप्लाई की है, और होटल ने क्या किया, फिशरमैन को कैश में पेमेंट कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर होटल को क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि फिशरमैन भी क्या मान रहे हैं हम, किसान मान रहे हैं। लो अगला एग्जांपल देख लो, एक होटल है बच्चों, होटल ने मिडलमैन मतलब एजेंट को, और एजेंट ने किससे लिया, फिशरमैन से लिया,
तो होटल ने इसको पेमेंट किया किसका, मतलब क्या हुआ है कि सर फिशरमैन सप्लाई किसको कर रहा है, फिश की, और ये किसको दे देगा, फिश सब होटल में दे देगा। आई बात समझ में आपको। अब क्या होगा बच्चों, जब होटल ने पेमेंट किया है किसको, मिडलमैन को, ये कैश में कर दोगे तो डिसअलाउड हो जाएगा। इस पर ये सेक्शन 43A अप्लाई हो जाएगा, एक्सपेंस नॉट अलाउड रहेगा। और जब ये इसको पेमेंट करेगा बच्चों, इसका भी तो एक्सपेंडिचर है क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन का, इसको अलाउ कर दिया जाएगा। देखो थोड़े बहुत पे इनकम टैक्स वैसे भी दिक्कत नहीं आता, 10 रुपये 5 रुपये का काम थोड़ी चल रहा है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, जैसे आप पूछ रहे हो ना, वैसे किसी 10,000 नहीं बेटा, 10,000 अलाउ है, 10,000 पूरा अलाउ है, 10,000 1 रुपया अलाउ नहीं है। एक स्टूडेंट कहता है कि सर एक बात बताओ कि मान लो हमें 50,000 का पेमेंट करना है, हम क्या करते हैं 10,000 करके 5 पेमेंट कर देते हैं, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, और ये 5 दिन में करते हैं अलग अलग। अलाउ होगा क्या, बिल्कुल बेटा अलाउ हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पर 50 हो जाए तो कर दो 10-10 के टुकड़े, 5 करोड़ हो जाएगा तो करते रहो 10-10 के टुकड़े। पूछिए बच्चों, चेक क्यों काटेगा, चेक एक ही काट देगा, चेक तो एक ही काट लेगा वो। 5 करोड़ का पेमेंट करना है, आप बोल रहे हो मैं 10-10 करूंगा। थाने बोलता है भाई 5 करोड़ का पेमेंट करना है आपको, मैं कहता हूँ मैं 10-10 करूंगा, वो सेक्शन 48(3) लगता है। पूछिए, जो 5 करोड़ का पेमेंट लेने वाला बंदा है वो भी तो बड़ा आदमी है, कि 5 करोड़ सामान बेचे तभी तो मांग रहा है वो। ये पॉसिबल नहीं है बेटा। इनके एक एग्जाम्पल है भाई कि सर अगर किसान को 1 लाख की जगह 2 लाख का अनरीजनेबल पे कर दिया हो तो, और किसान रिलेटिव भी हो तो। मतलब एक होटल है, सोचिए क्या मतलब कैसा सिचुएशन बन रहा होगा। एक होटल है भाई, बता देंगे हमें बुक का एंट्री वाला, पहले इनका इनका पहले हमारे नाम राशि का कर दें हम। एक होटल है, उस होटल ने क्या किया है, अपने पिताजी से मछली खरीदी है। ये हुआ रिलेटिव तो, या अपने बेटे से, अपनी वाइफ से। रिलेटिव का मतलब तो ये होगा भाई, और क्या होगा, बेटे से, अपने दादा से, अपने बेटे दादी से, नाना जी से मछली खरीदी है। मछली थी 1 लाख की, पेमेंट कर दी 2 लाख की। क्या यहाँ पर 48(2) लग जाएगा, क्या नहीं लगेगा बच्चों, 48(2) नहीं लगेगा, क्योंकि किसानों पर सेक्शन नहीं लगते। किसानों की सारी इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, कैसे बना लेते हो क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा। बुक एंट्री वाला फिर बता देते हैं। देखो बुक एंट्री में क्या है कि ए को देना है पेमेंट कितने का, 10 लाख का, और ए को मिलेगा उसी व्यक्ति से पेमेंट कितने का, 6 लाख रुपए का। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों में से जो कॉमन है वो एडजस्ट कर लिया आपने। तो अब क्या होगा बेटा, ये व्यक्ति क्या करेगा, ए को 4 लाख, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये व्यक्ति क्या करेगा, 4 लाख का पेमेंट कर देगा। तो ये 6 लाख जो एडजस्ट हुआ है, इस पर 48(3) नहीं लगेगा। अरे भाई बताऊं, कितनी बार बताऊं यार एक एक बात, 10,000 तक पर सेक्शन नहीं लगता, 10,000 एक पे सेक्शन लगेगा, पूरा का पूरा डिसअलाउड है, पूरा डिसअलाउड, पूरा का पूरा। ठीक है, कैसे बोलूं तो यार, अब जहां कोई स्लैब नहीं है भाई, बिल्कुल कोई स्लैब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, बातें मत करो। पेमेंट टू रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू कितना है बच्चों, 50,000। ग्रेजुएटी का, लीव एनकैशमेंट का कोई पेमेंट आप कर रहे हैं तो 50,000 रुपये तक का पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। जो लिमिट है आपकी अब
तीसरी जगह चेंज हो रही है बच्चों, एक 10,000 था, एक 35 था, अब कितना हो गया है, 50 हो गया। पेमेंट में वेयर द बैंकिंग फैसिलिटी क्या है, ये पॉसिबल सिनेरियो नहीं लगता मुझे। आज के टाइम पर कहाँ पर नहीं है बैंकिंग फैसिलिटी, पुराने ज़माने में नहीं बेटा, गांव में भी तो है, गांव में भी बैंकिंग फैसिलिटी है। अगर मान लो देखो बैंक नहीं है ऊपर वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी तो होता ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा बैंक होना चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी तो आप किसके थ्रू ले सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन अकाउंट खुलते हैं, ऑनलाइन अकाउंट खोल लीजिए। खोलने के बाद में क्या है बच्चों, आपके अकाउंट के अंदर सब डिजिटल काम होता है। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं शायद आपको याद भी नहीं होगा आप लास्ट टाइम अपनी ब्रांच में कब गए थे, जरूरत नहीं पड़ती, सब कम हो रहा है आपका अकाउंट, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है, पापा भेज देते हैं, जैसे आप खाली कर लेते हैं, सब कुछ डायरेक्ट चल रहा है बच्चों, कोई बीच में जरूरत ही नहीं आपको बैंक में जाने की, वो भी ऑनलाइन भेजते हैं, आप इधर ऑनलाइन उड़ा देते हो बेटा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज के टाइम पर ये वैसे लिखा जरूर है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ऐसी जगह जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं वहाँ आप पेमेंट कर रहे हो और उस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो जिस व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं है। जैसे मान लो मैं कैसे गाँव में जाकर पेमेंट कर रहा हूँ, इस गाँव में बैंक नहीं है और उस गाँव का वो व्यक्ति और उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट भी नहीं है, उसको मैं कैश में पेमेंट कर सकता हूँ। ये गवर्नमेंट का ये है मेन सेक्शन। और ये आज से 20 साल पहले तो कहीं ना कहीं ये जेन्युइन था, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारे इंडिया का। अब थोड़ी ऐसा, आजकल तो सबका अकाउंट है भाई। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एम्प्लॉय हु इज द पोस्टेड द एनी अदर प्लेस अदर देन नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी मान लो जयपुर है, मैं जयपुर में काम करता हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ जयपुर में ही है, मुझे कुछ दिनों के लिए कहाँ भेजा गया है, कोटा भेजा गया है। अब कोटा में मेरा अकाउंट तो है नहीं, तो इसलिए मुझे वहाँ कैश में सैलरी मिल रही है। ये सब कब हुआ करता था बच्चों, 2010 से पहले हुआ करता था। 2010 से पहले हमारे देश में CBS नहीं था। आप अपने EI सब पढ़ोगे, वहाँ आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जाएगा, वहाँ बताया जाएगा कि चालू हो गया ये क्या, तो वहाँ बताया जाएगा बच्चों कि कैसे एक बैंक काम करता है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, मैंने खूब पढ़ा है इतने सालों तक, और मैडम आने की वजह से मेरे यहाँ से वो ले लिया गया, फिर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया क्योंकि टैक्स में टाइम नहीं मिलता था। और इतना बढ़िया सब्जेक्ट था बच्चों, सोचिए। मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पर मैडम आपको डिटेल में सब चीज़ें समझाएंगी। मैं एक ATM मशीन के बाहर खड़ा हूँ और ATM मशीन है बच्चों SBI की, ठीक है। मेरे पास जो ATM है वो है HDFC का, और मैं हूँ कहाँ से, कोटा से, और ये मशीन लगी है जयपुर में। क्या मैं इस मशीन से, ATM मशीन से अपने HDFC बैंक से पैसा निकाल सकता हूँ क्या? क्या आपने कभी किया है कि आपका ATM है किसी दूसरी कंपनी का, मशीन किसी तीसरी कंपनी की लगी है और आप बाहर के हो, क्या पैसा निकल जाता है क्या? अब प्रैक्टिकली सोचो हुआ क्या होगा। मैंने अपना कार्ड उस ATM मशीन में डाला, मशीन चली, मैंने अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद में पैसा निकल के आ गया। अब जैसे ही पैसा निकल के आया मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार इसको क्या पता मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, इसको क्या पता मेरा पासवर्ड क्या है। इसका मतलब क्या सारे बैंक आपस में मर्ज हैं क्या, कि कोई भी बैंक किसी का भी अकाउंट चेक कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर सर इस मशीन HDFC के अकाउंट को कैसे एक्सेस कर रही है, HDFC के बैंक अकाउंट में मेरा कितना बैलेंस है, वो मशीन कहीं ना कहीं एक्सेस करके तो पेमेंट दे रही है मुझे। ये बताओ ना भाई, पैसे कैसे मिल रहा है पेमेंट? मान लो मेरे पास 0 बैलेंस और वहां वो लिखता हूँ 50,000 निकाल देगी क्या? नहीं सर, क्योंकि बैलेंस आपके पास 0 है। कभी दिमाग लगाया आपने इस बात पर, क्या सभी चीजें जुड़ी हुई है क्या? अरे वाह यार, सारे बैठ जाते हैं आराम से, चलो कितना कितना है ऐसा। ये कैसे पूरा नेटवर्क काम करता है, यही आपका चैप्टर नंबर 5 है, CBS जिसको हम बोलते हैं। आज के टाइम पर CBS आ चुका है बच्चों। CBS की वजह से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट किस बैंक के अंदर है, सारी ब्रांचेज अब एक हो चुकी है। पुराने ज़माने में क्या था, आपके ब्रांच से ही आप सिर्फ अपने एंट्री कर सकते थे, आप दूसरी जगह एंट्री नहीं कर सकते। अपने पिताजी से पूछना कि पापा पुराने ज़माने के अंदर जब बैंक हुआ करते थे, क्या पहले भी ऐसे सब सिस्टम हुआ करता था क्या, कोई भी अकाउंट कहीं से पैसा निकाल लो? तो आपके पिताजी आपको बताएंगे नहीं बच्चों, ये तो अब स्टार्ट हुआ है। पहले जो ब्रांच था ना आपका, उसी ब्रांच से आप क्या करते थे, अपना
एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स कर पाते थे। दूसरी ब्रांच वाला आपको एसबीआई का ही दूसरी ब्रांच नहीं बोलता था आपको। जैसे मान लो ये एक सर्किल है, अगले सर्किल पर दूसरा सर्किल, यहाँ एसबीआई की ब्रांच है और यहाँ भी एसबीआई की ब्रांच है, दोनों के बीच में सिर्फ 100 मीटर की दूरी है। मेरा अकाउंट यहाँ पर है और यहाँ पर जाके आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, वो मना कर देता था, जाओ अपनी ब्रांच में जाओ, यहाँ नहीं है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए नहीं थे कुछ भी, उनको पता नहीं था कि क्या बंदा है ये। आज के टाइम पर सब जुड़े हुए हैं बच्चों, इसीलिए ये पॉइंट आपका पॉसिबल नहीं है। इसमें लिखा क्या हुआ है कि अगर आपने पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया है, पेमेंट कैसे किया है बच्चों आपने, तो अब ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, या फिर ऐसे एम्प्लॉय को जिसका पोस्टिंग दूसरी जगह हुई है, वहां पर उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो क्या रहेगा, कैश अलाउ रहेगा। पर ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, दोनों ही याद रखना है, सिर्फ ऊपर वाले 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, आप किसी बैंक को, किसी गवर्नमेंट को, आरबीआई वगैरह को ये पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, किसानों को पेमेंट कर सकते हो। तीसरा क्या है बच्चों, बुक एडजस्टमेंट कर सकते हो। रिटायरमेंट बेनिफिट में कितना पार्ट है आपका, 50,000 तक आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी दो तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मैंने एक पेमेंट किया है 15,000 रुपये का, पेमेंट मैंने इसलिए किया क्योंकि उस दिन बैंक हॉलीडे था या बैंक में स्ट्राइक चल रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे 15,000 का कैश पेमेंट करना पड़ा। बताओ क्या एक्सपेंडिचर अलाउ है, नहीं है? एग्जाम्पल नहीं सुना आपने, फिर सुनो। मैंने एक पेमेंट किया है 15,000 रुपये का, मैंने कैश में पेमेंट कर दिया बच्चों। कैश में इसलिए किया क्योंकि बैंक में स्ट्राइक चल रही थी, बैंक हॉलीडे था और मुझे उसी दिन पेमेंट करना था, तो बैंक तो बंद पड़े थे सारे। अब इस केस में मैंने फिर क्या किया बच्चों, कैश में पेमेंट करना पड़ा। बताओ अलाउ होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आपको जब पेमेंट करना होता है, आप कब जाते हो रे बैंक में? आप बैंक हॉलीडे होता है या बैंक संडे वाले दिन पेमेंट नहीं करते क्या आप? गोलगप्पे खा जाते हो, स्कैन कर देते हो 2 मिनट के अंदर। तो बेटा बैंक हॉलीडे है या बैंक में स्ट्राइक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा सिस्टम कौन कर रहा है, सीबीएस कर रहा है। क्या रात को 2 बजे पैसा निकालना है, आप निकाल सकते हो क्या? तो रात को कौन सा बैंक खुला होता है 2 बजे? हमें करना भी क्या है, बैंक में जाके एटीएम से पेमेंट ले लेंगे हम। आई बात समझ में? क्या कभी निकाला आपने रात को 2 बजे पैसा? क्या करते हो रे तुम 2 बजे पैसा निकाल के? हाँ सर, निकाला हमने। चलिए बच्चों, सेक्शन 48(3) पर हम कल चर्चा और भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।